अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके साथ एक न्यू कंप्लीट नॉवेल रीड कर रही हूँ। उम्मीद है आप सभी को पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इस नॉवेल मैं आज आपके साथ रीड कर रही हूँ, इसका जनर है आर्मी बेस्ड, सीक्रेट एजेंट, इनोसेंट हीरोइन, पास्ट ट्रॉमाज, मिस्ट्री बेस्ड। बहुत ही मज़ेदार नॉवेल है और आप लोगों को ये नॉवेल पढ़ के मज़ा आ जाने वाला है। इसमें रूड हीरो है और जो बंदा मतलब होते होते कैसे केयरिंग हीरो बनता है, ये सब देखने के लिए आपको नॉवेल पढ़ना पड़ेगा। चलिए अपना नॉवेल स्टार्ट करते हैं। या अल्लाह, कहाँ छुपूं? अगर वो यहाँ भी पहुँच गए तो? और उसके आगे वो सोच नहीं सकी थी। वो तो कुत्तों की तरह उसकी बू सूंघते फिर रहे थे। अगर हाला उनके हाथ लग जाती तो उन्होंने वाकई उसे चील कौओं के आगे डाल देना था। हॉल रोड का बहुत मसरूफ़ इलाका था। हाला ने पास खड़ी सफ़ेद ऑल्टो को हसरत से देखा कि अगले लम्हे वो चौंक गई। उसे उसके लॉक्स खुले नज़र आए थे। क्या किस्मत ऐसी भी मेहरबान हो सकती थी? उसके वहम गुमान में भी नहीं था। उसने इधर उधर देखते जल्दी से दरवाज़ा खोला और पिछली सीटों के बीच खुद को छुपाकर अपना काला दुपट्टा ऐसे ओढ़ा कि कार के कारपेट्स का ही गुमान होता था। ए अल्लाह, मैं आपका नाम लेकर सब आप पर छोड़ रही हूँ। आपने इस कार का लॉक खुला रखकर मेरे इस बात पे यकीन है कि बेशक आपसे बढ़कर कोई आपके बंदे की हिफाजत नहीं कर सकता है, तो अल्लाह मुझे महफूज हाथों में पहुंचा देना। हाला ने आंखें बंद करके बड़ी शिद्दत से अल्लाह को मुखातिब किया था। जामिन, कुछ खुदा का खौफ कर यार। किसी दिन तेरे इस भुलक्कड़ नेचर की वजह से तुझे अपनी गाड़ी से ही हाथ धोना पड़ जाएगा बेटा। असफन ने सफ़ेद ऑल्टो की फ्रंट सीट का डोर खोलते हुए जामिन को लताड़ा था। पता नहीं यार, मुझे कैसे भूल गया। जामिन ने हैरत से याद करने की कोशिश की कि वो कार लॉक लगवाना क्यों भूल गया था। जामिन और असफन हॉल रोड पर अपना लैपटॉप ठीक करवाने आए हुए थे। आधे घंटे का काम था। जैसे ही वो वापस आए तो गाड़ी का लॉक खुला देखकर असफन का मीटर घूम गया था। दिल करता है पूरा बादामों का गोदाम तेरे नाम कर दूं। तुझे सीक्रेट सर्विसेज ने आखिर कैसे ले लिया? मैं आज तक इस बात पर हैरान हूँ। अल्लाह ही पूछे तुझे। असफन के ताना वो एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल रहा था। अपनी जानलेवा मुस्कुराहट से मुस्कुराते हुए उसने एक आईब्रो उठाकर उसे देखा और बेइख्तियार कहकहा बुलंद किया, हा 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 हा। ये बीवियों वाले ताने देने से ज़रा परहेज़ किया करो। जामिन ने बामुश्किल अपनी मुस्कुराहट रोकते हुए गंभीर आवाज़ में कहा था। 6 फीट से निकलता कद, चौड़े मजबूत शाने, घने सिया बाल, गहरी पुरसोच आंखें, खड़ी नाक और गंदमी चमकदार रंगत, जिसको प्योर एशियन ब्यूटी कहा जाता है। क्लीन शेव, जहाँ से गुजरता था लड़कियों के दिल धड़का जाता था। बकौल असफंद के, हम इतनी तोप चीज़ है नहीं जितना सीक्रेट सर्विसेज ने हमें बना दिया है। जामिन और असफंद चाइल्डहुड फ्रेंड्स थे, बडीज़ थे। शुरू से आर्मी ज्वाइन करने की ख्वाहिश थी दोनों की, जो वक्त के साथ साथ बदली और दोनों ने आर्मी को ज्वाइन करने के साथ सीक्रेट सर्विसेज को भी ज्वाइन किया, जिससे बहुत कम लोग वाकिफ़ थे। वैसे तो दोनों की फैमिलीज इस्लामाबाद में रहती थीं, लेकिन इनकी पोस्टिंग मुख्तलिफ जगह होती थी। आजकल लाहौर में बढ़ती हुई दहशतगर्दी के बायस ये दोनों जौहर टाउन में रेंट पर फ्लैट लेकर रह रहे थे। हालात दम सादे पिछली सीटों के दरमियान लेटी दोनों की बातें सुन रही थी। सीक्रेट सर्विसेज के नाम पर चौंकी और सोचा कि अल्लाह ने सही हाथों में पहुंचाया है, वो यकीनन मेरी मदद करेंगे। जैसे ही गाड़ी फ्लैट्स की बिल्डिंग के कंपाउंड में एंटर हुई, हाला आहिस्ता से उठने लगी, मगर फिर भी पीछे वाली सीट्स में अरताश महसूस करके वो दोनों चौंके और हाथ पैंट्स में मौजूद मूजर पर गए। जैसे ही हाला का सर उभरा तब तक जामिन गाड़ी पार्क कर चुका था। उसके उठते ही दोनों ने बर्क रफ्तारी से पीछे मुड़ते हैंड्स अप कहा था। हाला अपने इतने करीब 2 गन्स देखकर बेइख्तियार चीखने लगी थी। एक के बाद जब दूसरी चीख भी मारी तो जामिन ने जल्दी से आगे बढ़कर एक हाथ उसके मुंह पर जमाया, मगर मौजर वाला हाथ बदस्तूर वहीं था। अपने इतने करीब मौजर देखकर हाला की आंखें दहशत से फटने के करीब ही थीं। अगर एक आवाज़ भी और निकाली तो यहीं पर भून कर रख दूंगा, इंतहाई सख्त लहजे में कहते जामिन ने उसे धमकी दी थी। सुबह से वो जिस जहनी और जिस्मानी मुशक्क़त बर्दाश्त कर चुकी थी, अब उस दहशत अंगेज़ मंजर को देखना उसकी हिम्मत जवाब दे गई थी। वहीं पर वो ढह गई। व्हाट द हेल, उठो, ड्रामे मत करो, अदरवाइज़ तुम मुझे जानती नहीं हो, जामिन ने गुस्से से उसे झंझोड़ते हुए कहा था। असफन ने भी पीछे होते उसकी ढलकती कलाई पकड़कर जो नहीं नब्ज़ चेक की, वो वाकई में बहुत मध्यम चल रही थी। छोड़ दे मेरे भाई, वो वाकई बेहोश हो गई है, असफन ने उसके बेहोश होने की तस्दीक करते हुए कहा था। दोनों सीधे होकर अपने सीट्स पर बैठे थे। अब इस बला का क्या करें? जामिन ने किस कदर झंझलाहट से कहा था। बला तो वाकई है, असफन ने शरारत से हाला को देखते हुए कहा था। मैंने 1000 मरतबा कहा है कि जब मेरे साथ हो तो अपनी लड़कियों से मुतालिक चीप सोच अपने पास रखा करो। जामिन ने गुस्से से उसे डांटते हुए झाड़ पे लाई थी। इतनी
टेंस सिचुएशन में उसे असफंद की ये बात एक आंख नहीं भाई थी। अब क्या करें इसका, अगर कोई कंपाउंड में आ गया तो क्या होगा? जामिन ने परेशानी से सोचते हुए कहा था। फौज और इंटेलिजेंस में होते हुए दोनों बेशुमार सिचुएशन से गुजरते थे, मगर यहाँ बात एक लड़की की थी जिसके साथ उनकी मौजूदगी हर तरह से मशकूक हो सकती थी। उसका एक ही हल है कि इसको उठाकर पिछले खुफिया रास्ते से अपने फ्लैट में चले, क्योंकि फ्रंट से इसको लेकर जाना हमारी पोजीशन को ऑकवर्ड कर देगा। दिमाग ठीक है तुम्हारा? सर को अगर पता चल गया ना तो बेटा इस ज़मीन में और आसमान में हम कहीं नज़र नहीं आएंगे। तुम बैठकर सर के परमिशन का वेट करो, मैं जा रहा हूँ। जामिन की बात पर असफंद गुस्से से गाड़ी से निकलने लगा था। क्या हो गया है यार? अच्छा चल मैं इसे उठाता हूँ, तो पहले निकल कर चेक कर, पिछले रास्ता क्लियर है तो मैं इसे उठाकर आता हूँ। मुझे बस मिस बेल देगा तो मैं समझ जाऊंगा कि सब ठीक है। जामिन ने बिला आखिर उसका आइडिया को कबूलियत बख्शते हुए कहा था। असफंद लैपटॉप हाथ में लिए गाड़ी से निकलकर पिछली सीढ़ियों की तरफ बढ़ा, जो कि इमरजेंसी के लिए लोगों के लिए अपने बचाव का एक रास्ता था। थोड़ी देर बाद असफंद की मिस्ड कॉल आई, जिसका मतलब था कि उनकी फ्लैट तक रास्ता क्लियर है। जामिन ने फुर्ती से हाला को कंधे पर डाला, गाड़ी लॉक की और पिछले रास्ते की जानिब दबे कदमों से बढ़ने लगा था। फ्लैट में दाखिल होकर उसने एक कमरे में हाला को बेड पर लेटाया। ये 2 कमरों का फुली फर्निश्ड और लग्जरी फ्लैट था। एंटर होते ही एक छोटा सा कॉरिडोर, जिसका एंड पर दाएं जानिब 2 बेडरूम, सामने बड़ा सा लॉन्ज जिसके साथ अमेरिकन स्टॉल ओपन किचन और उसके साथ स्टोर और लॉन्ड्री थी। लॉन्ज में बड़ी सी ग्लास वॉल थी, जिसमें से एक दरवाज़ा छोटे से टेरेस में खुलता था, जहां चेयर रख कर साथ में मुख्तलिफ प्लांट्स और एक खूबसूरत सा सिटिंग एरिया बनाया गया था, जहां अक्सर वो शाम में असफंद और जामिन चाय पिया करते थे। सामिया को कॉल करके अभी और इसी वक्त आने का कहो। जामिन हाला को बेड पर लिटाता हुआ बाहर आते ही असफंद से बोला था। सामिया न सिर्फ असफंद की मंगेतर थी, बल्कि उन्हीं के साथ इंटेलिजेंस में IT डिपार्टमेंट से मुंसलिक थी। इसको बुलाने का मकसद, वैसे भी शाम हो गई है, रात तो नहीं हुई, इसकी चेकिंग में मैं या तुम नहीं कर सकते तो सामिया ही करेगी, और इसको अपना सिस्टम लाने का कहना, क्योंकि इस लड़की के होश में आते हुए इसका सारा डेटा सामिया चेक करेगी। पता नहीं कौन है, इसका मकसद किस मकसद के तहत हमारे कार में थी। ओके, जामिन की बात समझते हुए असफंद ने कॉल करके सामिया को अपने वहाँ आने का कहा था। हेलो गाइस। 15 मिनट बाद उनके फ्लैट की बेल हुई। असफंद देखने गया, उसके साथ सामिया लाउंज में एंटर हुई। क्या हुआ है? इतनी इमरजेंसी में मुझे क्यों बुलाया? ब्लैक जीन्स पर हस्बे साबिक ग्रीन और ब्लू जीन्स का चुनरी का कुर्ता पहने, ब्लू स्टॉलर गले में डाले, ऊंची सी पोनीटेल और नज़र के ग्लासेस लगाए, पाँव में जोगर्स पहने, वो अपना टॉम्बॉय हुलिये लगती थी। तीखे नकुश, निडर और कॉन्फिडेंट में भी बहुत क्यूट लगती थी। जामिन ने सारा वाक़या सुनाकर लड़की को चेक करने का कहा था, क्योंकि वो खुद लड़कियों से 2 मील दूर ही रहता था। सारी बात सामिया ने खामोशी से सुनी थी। ये बताओ, इसे गाड़ी से यहाँ तक उठाकर तुम ही लाए थे या असफंद? असफंद और जामिन के मुकाबले सोफे पर बैठी हुई मशकूक नज़रों से उन्हें देख रही थी। तुम दोनों का कोई हाल नहीं। अब क्या लिख कर दूँ कि मैंने ही इसे उठाया था? तुम्हें यहाँ तफ्तीश के लिए नहीं बुलाया है, जो काम कहा है वो करो। जामिन ने उसे झाड़ पिलाते हुए कहा था। इन सबको पता था कि वो काम के वक्त किसी किस्म के इधर उधर की बातें बर्दाश्त नहीं करता है। सामिया उसका ख़राब मूड देखकर जल्दी से उठी और उसके कमरे में गई, जहां हाला मौजूद थी। एक अजीब सी कशिश थी उसकी, जो लोगों को अपनी जानिब खींचती थी। सामिया भी इस बात से मुतारफ़ हुई। उसको चेक करने के साथ साथ वो उसके होश में लाने की कोशिशें करती रही। आखिर 5-10 मिनट के बाद उसे होश आ गया। सामिया को उसके पास से कोई काबिल कदर चीज़ नहीं मिली थी। आंखें खोलते ही जो चेहरा हाला को नज़र आया वो उसके लिए बिल्कुल अनजान था। कौन हो तुम? हाला एकदम घबरा कर उठी थी। सामिया एकदम पीछे हुई। हाला ने घबरा कर चारों जानिब देखा था। डियर, ये तो मैं तुमसे पूछने आई हूँ कि तुम कौन हो। सामिया ने दीवार के पास पड़ी राइटिंग टेबल की कुर्सी पर पकड़े बैठ के करीब रखते हुए कहा था। मैं कहाँ हूँ? उसने सामिया का सवाल नज़रअंदाज करते हुए एक और सवाल किया था। देखो लड़की, अभी तक तो तुम ज़मीन पर ही हो, लेकिन वो जो बाहर एक बोगीमैन बैठा है ना, वो तुम्हें आलमे बला में पहुंचाने में 1 सेकंड भी नहीं लगाएगा। कौन? हालांकि आंखें दहशत से फैल गई थीं। पहले ख्याल यही आया कि वो उन लोगों के हत्थे चढ़ गई है। उसे भूल गया था कि उसने किसी गाड़ी में पनाह ली थी। मैडम, वही जिसकी गाड़ी में तुमने पनाह ली थी। सामिया के कहने पर उसके दिमाग में बेहोश होने से पहले के सब मंजर से पार हुए थे। ओह, मैं कैसे भूल गई कि अल्लाह ने मुझे बचाने के लिए एक राह निकाली थी। खुद से मुखातिब होते उसने सोचा था।
शुक्र। बेइख्तियार मुस्कुराते उसने दिल पर हाथ रखकर बुलंद आवाज़ में कहा था। क्या मतलब? सामिया, जो उसके मुस्कुराहट से अभी सही से मुतासिर भी नहीं हो पाई थी, किसी कदर ताज्जुब से बोली थी। इस शुक्र का मकसद? अभी उसका जुमला भी पूरा नहीं हुआ था कि दरवाजे पर दस्तक हुई। सामिया ने उठकर दरवाज़ा खोला। क्या है? वो पहले ही उन्हें मशकूक समझ रही थी और अब हालांकि शुक्र करने वाली बात सुनकर और भी कंफ्यूज हो गई थी। जामिन पूछ रहा है कि कुछ बताया इस लड़की ने? मेरी तो बचपन की रिश्तेदार है ना, जो मिलते ही मेरे गले लग के सब बता देगी। सामिया ने अपना गुस्सा असफन पर निकाला था। मेरा क्या कसूर है यार? अच्छा, इसको लेकर बाहर आओ, उसने मुड़ते हुए कहा था। चलो, तुम्हारी पेशी आ गई है। सामिया ने उसे उठाने पर अपने पीछे आने का कहा था। हालांकि अब तसल्ली हो गई थी कि वो महफूज हाथों में है। सामिया के पीछे चलते हुए वो सब अल्फाज तरतीब दे रही थी जो यकीनन उसे उस शख्स के सामने कहने थे जिसके जारहाना तेवरों से वो बेहोश हुई थी। लाउंज में आकर सामिया उसके सामने से हटी और जामिन और हाला आमने सामने थे। जामिन खड़ा होकर उसके सामने आया और जांचती हुई नज़रों से उसे देखा था। हाला को अपना एतमाद बरकरार रखना दुनिया का सबसे मुश्किल काम लग रहा था। क्या नाम है तुम्हारा? कौन हो? कहाँ से आई हो? और हमारी गाड़ी में क्यों बैठी? अलिफ से लेकर ये तक शुरू हो जाओ, और अगर एक लफ्ज़ भी गलत हुआ तो मैंने ये नहीं देखना है कि मुजरिम मर्द ये है या औरत, एक जैसा सलूक करता हूँ मैं। जामिन के खुश्क और बेलचक लहजे ने उसको हवास सल्ब ज़रूर किए थे। सामिया, सब नोट करवा कर इसी वक्त इसका सारा बायोडाटा निकालो। असफन इसे बता चुका था कि लड़की के पास कुछ नहीं निकला है। मेरा नाम हाला सरफराज है। पेरेंट्स का बचपन में इंतकाल हो गया था। SOS विलेज में मुझे कौन छोड़ गया मैं नहीं जानती। उन्होंने मुझे पढ़ाया। पंजाब यूनिवर्सिटी से मैथ्स कॉम में मास्टर्स करके एक अखबार में रिपोर्टर हूँ। इकबाल टाउन में किराए के फ्लैट में रहती हूँ। पिछले दिनों रहमान शाह के बारे में कुछ चीज़ें मेरे हाथ लगी और वो मैंने शेयर कर दिया। उसे मेरा सच हजम नहीं हुआ। उसने मुझे कहा कि मैं बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में उससे माफ़ी मांगकर कहूँ कि मैंने इसके बारे में गलत खबर दी थी। वो इस मॉडल गर्ल से कत्ल के केस में मालूस नहीं। जब मैं नहीं मानी तो पहले उसने मुझे जॉब से निकलवाया और फिर मेरे फ्लैट पर भी धमकाने आया, और फिर हद ये कि मेरे पीछे उस दिन गुंडे पड़वा कर मुझे किडनैप करने की कोशिश की। अल्लाह ने मेरी जान बचानी थी जो आपकी कार अनलॉक थी, और फिर अब मैं यहाँ हूँ। उसके चुप करते ही वो तीनों होश में आए थे। वो क्या समझते थे और दरअसल में वो लड़की क्या निकली। रहमान शाह और एक मशहूर मॉडल गर्ल का वाक़या गुज़रे इतने दिन नहीं हुए थे। उनको भी इत्तला मिली थी कि रहमान शाह ने ही इस मॉडल गर्ल को कत्ल करवाया था, जिसकी लाश उसके अपने फ्लैट में मिली थी, मगर उन्हें सबूत नहीं मिले थे। सामिया सर्च एंड ईच एंड एवरीथिंग। जामिन ने हाला को बैठने का इशारा करते हुए सामिया से कहा था और ख़ुद कॉफ़ी बनाने चला गया था। आधे घंटे में सामिया ने उसका सारा डेटा चेक करके जामिन को चेक करवाया था, मगर उस एक हकीकत ने उसे चौंकाया। वो उसके फादर की ISI के असिस्टेंट डायरेक्टर की डिग्री डेजिग्नेशन थी। तुम्हारे फादर ISI में थे? जामिन ने सोफे पर बैठते गोद में पड़े लैपटॉप पर नज़र हटाकर कहा था। जी, मुख्तसर जवाब देकर हाला खामोश हो गई थी। अब तुम क्या चाहती हो? कहाँ जाना है? असफन ने उसे सवाल किया था। आई नो ये मुश्किल होगा, मगर मुझे ये अंदाज़ा हो गया है कि आप लोग सीक्रेट सर्विसेज में हैं और आपकी जॉब का मकसद ही बेकसूर को बचाना है। मैं ना सिर्फ बेकसूर हूँ बल्कि अकेली भी हूँ। मुझे आपकी हेल्प चाहिए। मैं कुछ अरसे रूपोश रहना चाहती हूँ और आपके पास मैं सबसे ज़्यादा महफूज रहूँगी। उसकी फरमाइश ने उन सबको मुकदमे में डाला था। बीबी, यहाँ मैं और रसफंद 2 लड़के ही रहते हैं। ये तो अभी चली जाएगी, आगे तुम खुद बेहतर सोच सकती हो। जामिन की बात पर एक मुस्कुराहट हाला के होठों तक आई थी। जो लोग अपने कौम की माओ बेटियों की इज्जत की खातिर अपनी जान तक की परवाह नहीं करते, उनकी शराफत पर तो मैं कोई क्वेश्चन मार्क लगा ही नहीं सकती। उसकी बात पर उन तीनों ने एक दूसरे की तरफ देखा था, क्योंकि इस लड़की की सच्चाई ने उन्हें कायल तो कर लिया था। कितनी देर तक? जामिन ने पूछा था। जब तक अल्लाह मेरा ठिकाना कहीं और नहीं कर देता है। ये सब इतना आसान नहीं है। हम यहाँ इस बिल्डिंग में अकेले नहीं रहते। लोगों को पता चल गया तो अभी तो सिर्फ तुम बेघर हो, फिर हम सब हो जाएंगे। जामिन ने झंझलाते हुए कहा था। वो तो किसी लड़की को वैसे ही बर्दाश्त नहीं कर सकता था। सामिया तो असवंत को उसकी तरफ बचपन की दोस्त और बहन बनी हुई थी। जामिन, आज की तो रात गुजारो, सुबह से मशवरा करेंगे। आई एम श्योर वो बेहतर सॉल्यूशन बताएंगे। सामिया के कहने पर वो दोनों मुत्तफिक हुए थे। ठीक है। जामिन की मान जाने पर तीनों ने सुख का सांस लिया था। सामिया कुछ देर बाद अपने घर की तरफ निकली थी। हाला से इतनी देर में अच्छी गपशप हो गई थी। जामिन और असफन ने उसे कमरे में ठहर जाने का कहा जहां उसे बेहोश हालत में लाकर लिटाया गया था। दोनों बेडरूम्स के साथ अटैच्ड बाथ थे, इसीलिए उन्हें कोई इशू नहीं हुआ। रात में आने वाले हालात का सोचते कब उसकी आंख लगी वो नहीं जानती थी।
अगले दिन सुबह उसकी फजर के टाइम पर आँख खुली, वज़ू करके जायनमाज़ ढूंढती, जो कि पास ही राइटिंग टेबल के नीचे वाले खाने में उसे नज़र आई थी। नमाज़ पढ़कर वो कश्मकश में थी कि यहाँ बैठे या बाहर जाए। बाहर से खटर पटर की आवाज़ आई तो वो दिल में हिम्मत मजतमा करती दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल आई। जामिन ट्रैक सूट पहने जो जूसर में जूस बना रहा था। दरवाजे की आवाज़ पर मुड़कर देखा और फिर बेतासुर चेहरे के साथ दोबारा अपने काम में मसरूफ़ हो गया। खड़ूस कहीं का। हालांकि उससे इतनी बेमुरवती की उम्मीद नहीं थी और अब उसने सोच लिया था कि उससे कोई भी मदद नहीं रखनी, उम्मीद भी नहीं रखनी है। वो सोफे पर खामोशी से आकर बैठ गई थी कि जामिन ग्लास में जूस लिए अपनी तरफ आता दिखाई दिया। अब इतना भी बेमुरवत नहीं है, उसने खुद को तसल्ली दी थी। मगर जैसे ही उसे अपने मुकाबिल सोफे पर बैठकर गटागट जूस चढ़ाते देखा, अपनी खुशफहमी पर लानत भेजी। यहाँ जितने भी दिन रहना है, अपनी खिदमत आपको खुद करनी है। ट्रे में खाना सज कर कोई आपको पेश नहीं करेगा और ना ही आप हमारी मेहमान हैं। किचन सामने है, खुद उठें और ख़ुद बनाएं। गिलास खाली करके उठते हुए वो अच्छी तरह उसको खुशफहमी की दुनिया से बाहर निकाल लाया था। गिलास किचन काउंटर पर रखकर गालिबन वो जॉगिंग के लिए चला गया। मरते क्या न करते, वो उठी और अपने लिए नाश्ता बनाया। ये क्या इनका एहसान कम था कि उन्होंने उसे यहाँ रहने दिया था। दिमाग से मनफी सोचों को झटकते वो नाश्ता बनाने लगी थी। फिर कुछ सोचते उन दोनों के लिए भी ऑमलेट बना दिया। फिरोजन पराठा पड़े हुए थे, इसका मतलब है सुबह पराठे खाते हैं। सोचते हुए उसने पराठे भी गर्म कर लिए थे। अभी वो सब करके और जूसर के बर्तन धोकर वो दोनों वापस आ गए थे। असफन जामिन से पहले जॉगिंग के लिए चला गया था। हाला ने अंदाज़ा लगाया, वाह वाह क्या खुशबू आ रही है। भाई किसी और के फ्लैट में तो नहीं आ गए। आमलेट और पराठों की खुशबू पूरे फ्लैट में फैली हुई थी। मस्करापन छोड़ो, नाश्ता करो और जल्दी निकलो। सर की दोबारा कॉल नहीं आनी चाहिए। उन्हें जॉगिंग के दौरान अपने बॉस की कॉल आ गई कि केस की अर्जेंट मीटिंग थी। अस्सलाम वालेकुम। हालांकि उसमन की खुश मिजाजी से थोड़ी सी तकवीयत मिली थी तो उसने किचन के जानिब आते देखकर उसने झट सलाम किया था। वालेकुम अस्सलाम। अरे जीती रहो सिस्टर, सुबह सुबह हमारे लिए इतनी मेहनत करने का शुक्रिया। आओ टेबल पर रखते हैं। जामिन चेंज करने अंदर चला गया था और असफंद खुश अखलाकी से कहता उसके साथ मिलकर चीज़ें टेबल पर लाया और उसे खाने का इशारा किया था। आजा यार, असफंद ने उसे आते देकर कहा था। नो थैंक यू, अब तुम भी जल्दी करो। जामिन बेमुरवती से कहता किचन की जानिब चला गया था और सेब निकालकर खाने लगा। हालांकि जामिन खुद पराठे लाता था और शौक से भी खाता था। असफंद ने उसकी इस हरकत पर एकदम हाला को देखा, जिसका चेहरा खफत से सुर्ख हो गया था। वो बच्ची तो नहीं थी कि जामिन की इस इंसल्टिंग एटीट्यूड को ना समझती। ओके सिस्टर, टाइम शॉर्ट है सो आई हैव टू गो। इतने मज़ेदार नाश्ते के लिए थैंक यू। असफंद ने जामिन के रवैये की तलखी को कम करने की कोशिश की थी। प्लीज़ भाई, हाला ने भी उसके मुस्कुराते हुए जवाब दिया था। जामिन ने बड़े गौर से भाई बहन की मोहब्बत का ये नज़ारा देखा था। सिस्टर, हम बाहर से लॉक करके जा रहे हैं क्योंकि आपके यहाँ मौजूदगी को हम डिस्क्लोज़ नहीं करना चाहते हैं। अभी दोपहर में समिया आपके पास आ जाएगी। उसके पास यहाँ की डुप्लीकेट चाबी होती है। लैंडलाइन है लेकिन आपने अटेंड नहीं करना। कोई इशू हो तो मुझे जामिन को कॉल कर लेना, ये हमारे नंबर्स हैं। निकलने से पहले असफंद उसके करीब आया जो सोफे पर बैठी हुई थी। उसे आता देखकर उठकर खड़ी हुई थी। असफंद ने ज़रूरी हिदायत देते हुए एक पेपर दिया जिस पर उन दोनों के नंबर लिखे थे। जामिन पास खड़ा उन्हें ही देख रहा था। हाला ने सर हिलाते हुए सब हिदायत सुनी थी। कभी कभी ये ज़रूरी नहीं होता है कि हम लफ्ज़ों से अपनी नापसंदीदगी का इजहार करें, हमारे रवैये भी बहुत कुछ समझा देते हैं। गाड़ी चलते ही असफंद ने कहा था, इस लेक्चर का मकसद? जामिन ने हैरत से असफंद को देखते हुए कहा था, इतने बच्चे नहीं हो कि समझ ना आए। वो लड़की अगर किसी मजबूरी में हमारे पास मदद के लिए आ ही गई है तो हमें उस मजबूर रखना भी पड़ गया है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि अपने हर अमल से जताया जाए। पराठे आई थिंक तुम ही बहुत शौक से लाते और खाते भी हो। अगर तुम सिर्फ बैठकर खा लेते तो कोई फ़र्क नहीं पड़ जाता तुम्हारी शान में। अगर आज कोई मजबूरी है और हम किसी की मदद करने के काबिल हैं तो हमारी इस खुशकिस्मती में ना हमारा कोई कमाल है और उसकी बदकिस्मती में ना उसका कोई कसूर। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन से बलतर होकर सोचो कि वो एक इंसान भी है और अल्लाह ने उसे हमारे पास इसीलिए भेजा है कि वो चाहता है कि हम उसकी मदद करें। मेरा ख्याल है इसे ज़्यादा समझाने की तुम्हें ज़रूरत नहीं है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि तुम उसके सामने पिछ जाओ, ज़ेर हो, रिज़र्व रहो, रूड नहीं। असफंद शायद साल में एक मरतबा ही इतना संजीदा होता था और जब वो संजीदा होता था तो जामिन को किसी खातिर में नहीं लाता था। अब भी जामिन को यही बेहतर लगा कि खामोशी में ही आफियत है और यकीनन उसकी बात भी ठीक थी। जामिन की सबसे बड़ी खूबी ही यही थी कि वो अपनी गलती को जल्द मान लेता था और अमलन उसे ठीक करने की कोशिश करता था। एक
बजे के करीब फ्लैट का दरवाज़ा खुला। हाला किचन में खड़ी कुछ पकाने में मसरूफ़ थी कि समिया आ गई थी। हेलो क्यूट लेडी। समिया के दोस्ताना रवैये ने उसे बहुत ढारस दी थी, नहीं तो सुबह वाले जामिन के रवैये पर वो बहुत ही दिलबरशदार हुई थी और अपना ठिकाना कहीं और करने की शिद्दत से सोच रही थी। बिल्कुल ठीक, तुम सुनाओ क्या कर रही थी? समिया उससे मिलकर इधर उधर देखते हुए बोली थी। कुछ पका लूँ क्या मैं? उसने झिझकते हुए पूछा था। अरे क्यों नहीं, चलो मिलकर कुछ पकाते हैं। वो सर हिलाती उसके साथ लग गई। उन्होंने चिकन निकाला, नूडल्स, चावल सब मौजूद था। हाला ने सिंगापुरियन राइस और का आइडिया दिया। दोनों ने झटपट बना लिया। समिया, क्या तुम मेरे लिए कोई जगह अरेंज कर सकती हो? आई नो मैंने तुम सबको बहुत परेशान किया है, लेकिन मेरा ख्याल है कि मेरा यहाँ रहना भी ठीक नहीं है, उसने हिचकिचाते हुए समिया को कहा जब वो दोनों खाना खाने के बाद लाउंज में बैठी चाय पी रही थी। क्यों, क्या हुआ? रात तक तो मैं सब सेट करके गई थी, क्या असवन ने कुछ कहा है? समिया उसकी शरारती तबीयत से वाकिफ़ थी, सो झट से पूछा था। अरे नहीं, असवन भाई तो बहुत ही अच्छे हैं, वो जल्दी से क्लियर करने के लिए बोली थी। तो फिर जामिन? अब की बार हाला खामोशी से बस सर झुका गई। अरे यार, उसकी बात को सीरियस मत। इनफैक्ट वो लड़कियों से एलर्जिक है, मेरे साथ भी सिर्फ इसीलिए फ्रैंक है क्योंकि मुझ में लड़कियों वाले गट्स नहीं हैं। तुम उसकी बात को एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल दो, और वैसे भी जैसे ही सर को पता चलेगा वो तुम्हारा खुद बंदोबस्त कर देंगे, डोंट वरी। समिया की बात को वो कुछ मुतमईन हो गई थी। मीटिंग ख़त्म होने के बाद अवैस आलम, जो कि उनके बॉस थे, उन्होंने असवंत और जामिन को रोक लिया था। हाँ भाई, किस लड़की को प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जा रही है? उन्होंने ये खास से पेपर वेट घुमाते हुए पूछा था और नजरें जामिन पर थीं। सवाल असवन से था। असवन और जामिन दोनों ने एक दूसरे की जानिब देखा और फिर असवन ने सारी डिटेल बता दी थी। उसका डेटा से मुतालिक इन्फॉर्मेशन तुमने समिया से लेकर अपने पास सेव की है? जी सर, असवन तेज़ी से बोला था। देन व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, शो इट टू मी। उनका ठंडा धीमा लहजा भी कभी कभार उन दोनों के हाथ पांव फुला देता था। उसके बाप के नाम और पोजीशन ने उन्हें अच्छा खासा चौंका दिया था, मगर उन्होंने उन दोनों को ये महसूस नहीं होने दिया। ओके, नाउ व्हाट यू वांट? उन्होंने बराह रास्त जामिन से पूछा था। वट एवर यू विल डिसाइड, आई विल परस्यू इट। आर यू श्योर? उन्होंने जांचती नज़र से जामिन को देखा था, जो उनके अजीज़ तरीन दोस्त आसिम मलिक की औलाद था और उन्हें अपनी औलाद की तरह ही अजीज़ था, उनके हर हुक्म को मानने वाला। अब भी ऐसा ही हुआ था। ओके, दैट्स इट। Then it's better to keep her with you for some time. ओके सर। दोनों ने उनके हाँ में हाँ मिलाई और मुसाफा करके बाहर निकल आए थे। क्वार्टर से निकलकर वो सीधा फ्लैट पर आए, जहाँ समिया उनके मुंतज़िर थे। मुंतज़िर तो हाला भी थी। आखिर उनका जो कोई भी बॉस था, उन दोनों ने आज उससे हाला के मुतालिक भी बात करनी थी। वो दुआ मांग रही थी कि किसी तरह उनका बॉस हाला का कहीं और बंदोबस्त करवा दे और इस खड़ूस से जामिन से उसकी जान छूट जाए, मगर किस्मत अभी उस पर इतनी मेहरबान नहीं हुई थी। उनके अंदर आते ही सलाम दुआ के बाद समिया ने पूछा था, तो फिर बात हुई तुम लोगों की सर से? कुछ खाना खाने की इजाज़त है या फिर पहले तुम्हारी अदालत में हाजिरी दें? जामिन तो पहले ही तपा हुआ था। समिया की बेसब्री पर उससे चढ़ दौड़ा था। पीछे से असवन ने हाथ जोड़कर समिया को खामोश होने का कहा था। यार तू फ्रेश होकर आ, समिया कुछ पकाया है तो जल्दी से रखो। असवन ने फ़ौरन दोनों को इधर उधर किया, नहीं तो जंग छिड़ जानी थी। जामिन फ़ौरन बेडरूम की तरफ बढ़ा था। तुम्हें क्या ज़रूरत थी भीड़ों के छत्ते में हाथ डालने की? उसके जाते ही असवन ने समिया को डांटा था। वो तो शुक्र था कि हाला दूसरे कमरे में नमाज़ पढ़ रही थी, नहीं तो वो फिर से दिल बर्दाश्त हो जाती। तो अब बता भी चुको कि सर ने हाला के बारे में क्या कहा है। उन्होंने फ़िलहाल उसे यहीं रखने का कहा है, इसीलिए उसका मूड ऑफ है। असफर ने तफसील बताते हुए कहा था। जामिन के ख़राब मूड की वजह बताई। चलो जी, हाला बेचारी का नसीब। वो जामिन के एटीट्यूड से काफ़ी टेंस थी। हाँ, मैंने उसे समझाया था सुबह, होपफुली अब वो इंसान बनकर रहेगा। दोनों खाना लाउंज के सेंटर टेबल पर रखते बातें भी कर रहे थे। शुक्र कि जामिन ने खामोशी से खाना खाया था। कुछ देर बाद समिया चली गई थी और उसके जाते ही हाला भी अपने रूम में चली गई, जहां वो रात में ठहरी थी। असवन चाय बनाकर नॉक करके उसके कमरे में देने आया था। भाई, आपने चाय क्यों बनाई, मुझे कह देते। हाला को उसके हाथ से चाय लेते बहुत अजीब सा लगा था। अरे कोई बात नहीं, हम शुरू से ही हॉस्टल्स में रहे हैं, सो हमें अपने काम करने की आदत है। लेकिन जब तक अब मैं यहाँ रहूँ, आप लोग ऐसे कोई काम नहीं करेंगे। ओके, उसने उतने मान से कहा है कि मैं उसे मानते ही बनी थी। और फिर कुछ दिनों में हाला ने उनके सारे काम अपने ज़िम्मे ले लिए थे। जामिन को बराह रास्त मुखातिब नहीं करती थी, असफन के थ्रू उसकी चीज़ों का ख्याल रखती थी। जामिन चूँकि
इसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी। सो उसे इस बात की कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, बल्कि वो शुक्र ही करता था कि वो उसे मुखातिब नहीं करती है। ये कुछ ही दिनों की बात है। हाला फ्लैट में अकेली थी। जामिन और असफंद किसी काम के सिलसिले में सुबह से निकले हुए थे। अब भी उस बिल्डिंग में किसी को हालांकि उनके फ्लैट में मौजूदगी का नहीं पता था, क्योंकि वो जाने से पहले फ्लैट को लॉक करके जाते थे। समिया को शॉपिंग करके उसके कपड़े और ज़रूरियात की चीज़ें दे गई थी। हाला लॉन्च में बैठी तस्बीह पढ़ रही थी कि दरवाजे पर क्लिक की आवाज़ से वो यही समझी कि जामिन और असफंद आए होंगे। वो किचन में उनके लिए जूस बनाने गई, क्योंकि वो आते ही जूस ज़रूर पीते थे। जैसे ही कदमों की आवाज़ आगे आई तो किसी के बोलने की आवाज़ भी आई, जिसे कोई फ़ोन पर बात कर रहा हो, मगर ये आवाज़ हाला के लिए अजनबी थी। उसके हाथ जो जूसर पर ढीले हो गए थे। आवाज़ आने वाला मोबाइल बंद करके अब लॉन्ज में अपना बैग साइड पर रख कर मुड़कर सोफे पर बैठने लगा। उसकी नज़रें सीधी किचन में परेशान खड़ी हाला पर पड़ी थी। वो जो कोई भी था, उन्हें बुजुर्ग नहीं कहा जा सकता था। जामिन जितना ही कद काट, कनपटियों के बाल सफ़ेद थे, उनकी जितनी भी उम्र थी, हाला को वो 40s की ही लगे। वो भी इस फ्लैट में एक लड़की को देखकर हाला से भी कहीं ज़्यादा हैरान हुए थे। क्या उन्होंने काम वाली रख ली है? मगर फिर ख्याल आया कि काम वाली ना तो जीन्स पहनती है और ना ही इतनी साफ़ सुथरी और खूबसूरत होती है। वो वहाँ बैठने के बजाय किचन के पास आए और माथे पर तेवरियाँ लाकर उसे देखा था। कौन हो तुम, और इन दो लड़कों के फ्लैट में क्या कर रही हो? बारोब शख्सियत के साथ उनकी आवाज़ भी उन्हीं की तरह बारोब थी। मैं अभी वो कोई कहानी गढ़ने का सोच ही रही थी कि मेन डोर पर क्लिक की आवाज़ के साथ ही कोई अंदर आया और फिर दबे कदमों से अंदर आते ही एकदम आसिम मलिक के पिस्टल ताने हुए बोला था, डैडी। एकदम पिस्टल वाले हाथ नीचे गिर गए। डज वापस आकर जामिन ने जैसे ही फ्लैट के दरवाजे पर लगाए तो उसे लॉक खुला हुआ मिला। वही समझा कि उनके फ्लैट पर किसी ने धावा बोला है। पहली मर्तबा उसे हाला का ख्याल आया कि कहीं उसे कुछ ना हुआ हो। वो गन पॉकेट से निकाल कर दबे कदमों आया ताकि अंदर मौजूद शख्स को पकड़ सके, मगर ये वहमो गुमान में भी नहीं था कि उसके डैडी भी हो सकते हैं। वो खुद भी ISI के डायरेक्टर्स में से थे। सो किसी न किसी केस के सिलसिले में लाहौर आते जाते थे। जब से जामिन और असफंद की पोस्टिंग यहाँ हुई थी, वो अब लाहौर आकर उन्हीं के पास ठहरते थे, लिहाजा फ्लैट की एक चाबी उनके पास भी होती थी। कौन है ये? जैसे ही वो उनसे मिलने के लिए आगे हुआ, उन्होंने हाथ के इशारे से उसे वहीं रुकने का कहा था। पहले जो पूछा है उसका जवाब दो। वो भी जामिन के ही बाप थे। डैडी, आप पहले बैठ जाएं। उसने खा जाने वाली नज़रों से हाला को एक नज़र देखकर आसिम साहब से कहा था, मेरे पीछे तुम लोगों ने ये कुछ शुरू कर दिया है? तभी डोर भी लॉक था। मैं अभी उवैस से बात करता हूँ। जामिन को घूरा था। कुछ और ही समझे थे। हो क्या रहा है आखिर यहाँ? उन्होंने गुस्से से कहते हुए, डैडी, सर को पता है कि इस लड़की का और उनकी परमिशन से ही हमने इसे यहाँ रखा हुआ है। जामिन ने उन्हें ठंडा करने की कोशिश की, जो फ़ोन निकाल रहे थे। सिर्फ 2 मिनट हैं तुम्हारे पास, जल्दी से सब बताओ इसके बारे में। हालांकि अब समझ आई कि जामिन की नेचर ऐसी क्यों है। यकीनन उसके पेरेंट्स ने उसकी तरबियत बहुत टफ की थी। हाला किचन में ही थी और वो दोनों लाउंज में बैठे थे। इधर आओ बेटा। जामिन की सारी बात सुनने के बाद उन्होंने हाला को अपने पास बुलाया था। वो घबराती हुई उनके पास आई थी। उन्होंने उसे अपने बराबर सोफे पर बैठाने का इशारा किया था। जामिन सामने वाले सोफे पर दोनों घुटनों पर कोहनियाँ टिकाए और हाथों को आपस में जोड़े हुए, सर हल्का सा झुकाए हुए बैठा हुआ था। हाला को तो अक्सर किसी फिल्म का हीरो ही लगता था। बेटा, आई एम सॉरी। जिस तरीके से आप इस घर में मौजूद थी, मैं इस पर परेशानी में गलत नतीजा अखज़ कर गया था। बहरहाल हम आपको पूरी तरह प्रोटेक्ट करेंगे। रहमान शाह ऑलरेडी हमारी हिट लिस्ट पे हैं। इसके केस के अलावा हमने और भी केसेस उसके ढूंढने हैं। खैर, आप रिलैक्स होकर कुछ अरसे यहाँ रहो, फिर कुछ और बंदोबस्त करते हैं आपका। उन्होंने उसे तसल्ली देते आखिर में जामिन को देखते हुए कहा था, ये असफंद कहाँ है? उनके सवाल पर उसने सर उठाया। नज़रें सीधी अपनी जानिब तकती हाला पर पड़ी तो उसके माथे पर शक्नें उभर आई थीं। हाला ने फ़ौरन सर नीचे झुका लिया था। कुछ काम से गया है, अभी आ जाएगा। आप फ्रेश हो जाएं तब तक, उसने अपनी जगह से उठते हुए कहा था। आप कुछ लेंगे अंकल, जूस या चाय? हाला ने उनको उठते देखकर पूछा था। वाई नॉट बेटा, चाय, उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा था। हाला को तो थोड़ी तसल्ली हुई थी। अभी वो जॉगिंग से वापस आया ही था। कंपाउंड से आते हुए जो कर पार देकर गया था, वो हाथ में लिए अपने फ्लैट की जानिब आ गया। आज जामिन अकेला ही जॉगिंग पे गया था। असफंद की तबीयत ठीक नहीं थी, सो वो सो रहा था। हाला ने जो ही अंदर आते जामिन को देखा
किचन में उसके लिए नाश्ता बनाने चली गई थी। उन दोनों में अगर बहुत खुशगवार बातचीत का तबादला नहीं होता था तो सर्दमहरी भी नहीं थी। जामिन को अंदाज़ा हो गया था कि वो खुद भी उसे इग्नोर करती है और उसे ये बात बहुत अच्छी लगी थी। मैंने नाश्ता बना दिया है, अगर आप कहें तो टेबल पर लगा दूँ। हाला ने उसे फ्रेश होकर आते देखा, मगर वो अभी भी ट्राउज़र और टी शर्ट में ही था। वो पहली मर्तबा था कि वो अब उसे बराह रास्त मुखातिब कर रही थी। नहीं, अभी बस चाय दे दें, असफंद उठेगा तो इकट्ठे कर लेंगे, उसने मसरूफ़ से अंदाज में अखबार पढ़ते बगैर उसकी तरफ देखते हुए कहा था। अभी उसने दूसरा सफ़ा खोला ही था कि पहली खबर पर ही वो शॉक्ड रह गया। बेयकीनी से उसने किचन में चाय बनाती हाला को देखा। ओए बड्डी, आ गया तो जॉगिंग करके? असफंद ने उसके कंधे पर हाथ मारकर कहा था। जामिन ने बेतासुर चेहरे के साथ उसे देखा था। ये असफंद एकदम चौंका। क्या हुआ है? उसे जामिन के चेहरे पर कुछ गैर मामूली तासुरात दिखे थे। उसने खामोशी से अखबार उसके करीब खबर की तरफ इशारा किया था। असफंद उसके पास ही सोफे पर बैठकर खबर पढ़ने लगा और जैसे जैसे पढ़ता जा रहा था उसके चेहरे के तासुरात बदलते जा रहे थे, जबकि जामिन की खोजती और कुछ गुस्सैली नज़रें अब तक हाला पर ही जमी थी। वो जो उन्हें चाय लेकर आई थी, जामिन को अपनी तरफ तकता पाकर हैरान और परेशान सी हुई थी। क्या है ये? जामिन ने असफंद से अखबार लेकर हाला की जानिब बढ़ाया था। उसने हैरान होकर अखबार देखा जिसमें उसकी तस्वीर के साथ हेडलाइन थी, मफरूर कातिला। उसने फटी फटी आंखों से खबर को पढ़ना शुरू किया था। हाला सरफराज, जो कि किसी गिरोह के साथ मालूस है, जुमेरात की रात एक बेकसूर को मॉडल टाउन के ब्लॉक ईल में लूट कर और फिर कत्ल करके भाग गई है। जिस किसी को नज़र आए या उसके मुताल्लिक कुछ खबर हो, मंदरजा झैल राब्ता पर इतला दे। पुलिस को ये मफरूरा कातिला दरकार है, बराह मेहरबानी हमारे साथ ताउन करें। अखबार उसके हाथ से छूटकर गिर गया था। जामिन खड़ा होकर उसके मुकाबिल आ गया। जुमे का दिन था ना, जब तुम मुसीबत बनकर हमारे साथ यहाँ आई थी। नहीं, ये सब गलत, मैंने किसी का कत्ल नहीं किया, वो रोते हुए बेइख्तियार बोली। ये खबर जिसने छपवाई है वो SHO है, नाम तो पढ़ ही चुकी होगी, ज़मान शाह। अब ये भी बोल दो कि वो SHO नहीं, हम झूठ बोल रहे हैं। तुम अभी उसने गुस्से से कहते ही उसकी बाजू पकड़ी ही थी कि उसके मोबाइल पर अवैस आलम की कॉल आने लगी थी। उसने अपने गुस्से पर काबू पाने की कोशिश करते हुए कॉल अटेंड करते हालांकि बाजू को एक झटके से छोड़ा और एक गुस्सैली नज़र उसके चेहरे पर डाली, जो मुजरिमों की तरह सर झुकाए रो रही थी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। थोड़ी देर में मैं समिया को भेज रहा हूँ, वो नकाब में आएगी। तुम और असफंद हाला को लेकर फ्लैट में नकाब में ही लेकर आओगे। समिया खिड़की के रास्ते से तुम्हारे फ्लैट से मेरे कैंट वाले निकल आएगी। तुम्हारे डैडी भी तो मेरे पास पहुंच चुके हैं। तुम्हारे और हाला का मेरे फ्लैट पर निकाह होगा, फिर वो नकाब में तुम्हारे डैडी के साथ तुम्हारे फ्लैट पर वापस आएगी। उनकी आखिरी जुमला सुनकर उसका दिमाग भग से उड़ गया था। होल्ड ऑन सर, ये क्या कहा आपने? उसने बेयकीनी से पूछा कि शायद वो जल्दी में कुछ गलत कह गए हों। ऊंचा सुनने लग गए हो क्या? तुम्हें पता है कि मैं अपनी बात दोहराता नहीं हूँ, लेकिन तुम्हारा मौका होने वाले निकाह की खुशी में मैं बता देता हूँ कि तुम्हारा और हाला का निकाह होना है कुछ देर बाद। एनी ऑब्जेक्शन? उन्होंने ठंडे और सर्द लहजे में कहा था। जी बिल्कुल, बहुत सारे ऑब्जेक्शंस। वो मोबाइल सुनता अपने रूम में गया था। आई गिव अ डैम, मैंने कभी तुम्हारे बाप की नहीं सुनी, तुम क्या चीज़ हो? वो मेरे डैड हैं, ये मैं हूँ। जामिन उनसे काफ़ी फ्रैंक था, सो कभी कभी तो वो उनके साथ दोस्तों की तरह बात करता था। सर, ये कोई टॉफ़ी देने की बात नहीं है और ना ही मैं कोई इतना बच्चा हूँ। आज का अखबार आपने शायद पढ़ा नहीं है। मोहतरमा आदि मुजरिमा और कातिला हैं। अब मैं इन अखबार वालों की बात पे अपने फ़ैसले करूँगा और हम जानते थे क्या अखबार आने वाले हैं, इसीलिए ये फ़ैसला किया है। सर, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि इतना कुछ जानने के बाद भी आप ये कुछ कह रहे हैं, और मुझे यकीन नहीं आ रहा कि तुम मुझसे आर्ग्यू कर रहे हो। मगर सर, वो बेचारगी से बोला था। जामिन इनफ, उनकी धाड़ पर वो हक्का बक्का रह गया था। तुम ये नहीं कर सकते तो ठीक है, असफंद तो है ना? सर, उसने बेयकीनी से उनकी बात सुनी थी। जब तक समिया नहीं आती तुम अच्छी तरह सोच लो और फ़ोन हाला को दो। उसने लब बीच उनकी बात सुनी, फिर बाहर आकर खा जाने वाली नज़रों से हाला को देखकर फ़ोन उसकी जानिब बढ़ाया था। उसने हैरान होते हुए हाथ बढ़ाकर पकड़ा और दूसरी जानिब की बात सुनते ही दूसरे कमरे में चली गई थी। क्या हुआ है यार, किसकी कॉल है? मैं तो चकरा गया हूँ। असफंद अभी तक बेयकीनी की कैफियत में था। बेटा, अभी तो ये कुछ भी नहीं, नेक्स्ट मिशन के लिए तैयार हो जाओ। एंड आई बैट, अगर तुम्हारे 14 तबाक रोशन ना हुए तो मेरा नाम बदल देना। क्या मतलब? असफंद ने ताज्जुब से पूछा था और फिर जो कुछ जामिन ने बताया था उसे उसके 14,000 तबाक रोशन हो गए थे। हाउ इट्स पॉसिबल यार,
असफंद के परेशान आवाज़ पर वो सिर्फ तल्ख मुस्कुराहट ही दिखा सका था। आपका मोबाइल। एक हाथ उसकी आंखों के आगे आया। उसने झपटने वाले अंदाज में उसका मोबाइल लिया था और जो ही गुस्सैली नज़र उसकी जानिब की तो वो उसकी भीगी रोई रोई पलकें देखकर उसका मीटर फिर से घूम गया था। ये ड्रामे किस बात की कर रही हो? तुम्हें तो खुश होना चाहिए। यही घटिया मिशन लेकर आई थी ना? और कितने चेहरे हैं तुम्हारे, आज वो सभी दिखा दो। किस मजलूमियत का रोना रो रहा है तुमने? मेरे फादर और बॉस दोनों को बेवकूफ़ बना लिया है। वो दांत पीसते हुए उसके मुकाबिल खड़ा उससे पूरी तरह सच उगलवाने के मूड में था। मैं आपके मुंह नहीं लगना चाहती। वो किसी भी लड़ाई से बचने के लिए इतना कहकर अंदर कमरे के जानिब मुड़ने लगी थी कि कलाई जामिन के हाथ में आई। समझा क्या हुआ है तुमने खुद को? मैं ऐसे लहजे बर्दाश्त नहीं करता। जामिन ने उसके बाजू को झटका देते हुए उसका रुख अपनी जानिब किया था। मुझे भी कोई शौक नहीं है आप जैसे खड़ों से ताल्लुक़ जोड़ने का। और मैं क्या हूँ और मेरी असलियत क्या है ये अभी कुछ देर में ही आपको वाज़ा हो जाएगी। वो गुस्से से अपना बाजू छुड़वाती अंदर जाकर दरवाज़ा बंद कर गई थी। ये जामिन के पास तो जैसे अल्फाज ही ख़त्म हो गए थे कि इस लड़की की हिम्मत नहीं हुई थी उससे इस तरह बात करने की। अभी वो और असफंद इस हैरानगी से नहीं निकले थे कि समिया आ गई और फिर उन्होंने वैसे ही किया जैसे अवैस आलम ने उन्हें हुक्म दिया था। भीजते होठों के साथ गाड़ी चलाता वो इंतहाई संजीदा हद तक खामोश था। जैसे ही अवैस आलम के फ्लैट पर पहुंचे उसे अपने तासुरात सही करने पड़े थे। जो भी था बहरहाल वो अवैस आलम के किसी भी फैसले का सरताबी का सोच भी नहीं सकता था। एक अजीब सा लगाव था उनसे। फ्लैट में एंटर होते ही उसे आसिम मलिक और अवैस शाह के कुछ और दोस्त नज़र आए। साथ में मौलवी भी था, यानी कहीं अब बचाव की सूरत नहीं है। हाँ तो क्या फ़ैसला है तुम्हारा? हाला को लिए जब अवैस आलम दूसरे कमरे में गए तो अपने पीछे से आने का इशारा किया था। उसे भी आने का इशारा किया था। मैंने कभी भी आपके किसी फ़ैसले की मुखालफत नहीं की है, मगर क्या मेरा ये जानना हक़ नहीं बनता कि जो लड़की मेरी बीवी बनने वाली है उसका इनफैक्ट बैकग्राउंड क्या है? वो लड़की जो सुबह तक एक कातिला के रूप में मेरे सामने थी, अचानक उसमें ऐसे कौन से सुरखाब के पड़ निकल आए हैं कि आप और डैडी उसे मेरे तहवील में देने पर बाजिद हैं। उलझे लहजे में उसने अपने दिल की बात कहता वो उन्हें हमेशा से ज़्यादा बहुत प्यारा लगा था। पूमी के ट्रैक सूट में अपनी मर्दाना वजाहत के साथ वो और भी डैशिंग लग रहा था। यकीनन ये सब तुम्हारा हक है। क्या तुम्हारे ख्याल में मैं एक लड़की की इस इंफॉर्मेशन से मुतमईन हो जाता जो तुम लोगों ने मुझे प्रोवाइड की थी? बेटा मैं तुम्हारा उस्ताद हूँ। सोच ये समझ लो कि जो इन्फो तुमने मुझे प्रोवाइड की है वो इस सब का एक छोटा सा हिस्सा थी जो बाद में मैंने अपने रिसोर्सेज से हासिल की है। वो गलत नहीं था जो हाला ने तुम्हें बताया, मगर जो कुछ मुझे पता चला वो उससे कहीं ज़्यादा है, मगर वो मैं तुम्हें अभी नहीं बता सकता। हमारे पास टाइम इतना नहीं है। बस ये समझ लो कि ये कातिला नहीं है। और क्या अगर मैं तुम्हें अपनी बेटी से निकाह के लिए ही कहता तो क्या तुम तब भी सोचने का वक्त लेते? ऑफ कोर्स नॉट। उनकी इतनी बड़ी बात के बाद अब शक की गुंजाइश नहीं थी कि हाला बहरहाल बेकसूर ही है। तो फिर यही समझो कि मैं तुम्हारा निकाह अपनी बेटी के साथ करवा रहा हूँ। हाला जो कि बुर्का उतार चुकी थी और नज़रें नीचे किए उनकी बातें सुन रही थी। अवैस आलम ने उसे मोहब्बत से अपने साथ लगाते हुए कहा था। जामिन ने एक नज़र उसके आंसू बरसाती नज़रों से देखा, नज़रों कर कहा, मुझे मंजूर है। मैं मुतमईन ज़रूर हो गया हूँ, मगर उलझन अभी भी बरकरार है कि मेरी होने वाली का बैकग्राउंड क्या है। तसी कर लो, बीवी नहीं होने वाली मनकूहा। क्या मतलब? उसने उलझकर उन्हें देखा था। अभी सिर्फ निकाह हो रहा है, इसकी रुखसती नहीं रहेगी। वो तुम्हारे ही फ्लैट में, लेकिन तुम्हारी मनकूहा के रूप में। इतनी आसानी से मैं अपनी प्यारी बेटी को तुम्हारे हवाले नहीं कर सकता, जिसके साथ सिर्फ निकाह पर ही जिरह ख़त्म नहीं हो रही है। ये ज़्यादती है सर। अभी तो घंटा भी नहीं हुआ है आपको अपनी अजीज़ व जान बेटी से मिले हुए कि आपने पार्टी बदल ली है। उसने उनकी तोता चश्मी पर एतराज़ किया था। उन्होंने हंसते हुए उसे गले लगाया। अगर तुम मेरे अजीज़ तरीन दोस्त के बेटे हो तो हाला भी हमारे एक बहुत अजीज़ दोस्त की बेटी है और हमारी एक बहुत दरीना ख्वाहिश पूरी हो रही है। ऐसी हालात का तो सोचा ही नहीं था, मगर इसके कंधों पर हाथ जमाए उन्होंने उससे दर हकीकत बताते हुए मज़ीद उलझाया। बेटा तुम इधर ही बैठो, समिया बेटी आ रही है। उन्होंने हैरान जामिन के कंधों से हाथ हटाते हाला को मुखातिब किया और जामिन को लिए बाहर चले गए थे। कभी सोचा नहीं था कि तेरे निकाह का फंक्शन मैं ट्रैक सूट में अटेंड करूँगा। असफंद के शरारती अंदाज पर हल्की सी मुस्कुराहट उसके चेहरे पर आकर ख़त्म हो गई थी। निकाह के पेपर साइन करते ही ना जाने कैसे बहुत सा इत्मीनान उसके अंदर आया। वो भी नहीं जानता था। अरे नौशे मियाँ के चेहरे पर तो आज मुस्कुराहट भी आई है। शट अप,
असफन के चहकने पर वो बामुश्किल अपनी मुस्कुराहट रोक सका था और मसनूई कब्ज़ी से उसे देखा था। सबके चले जाने के बाद अब सिर्फ फ्लैट में उवैस आलम, आसिम मलिक, जामिन, असफन, हाला और समिया रह गए थे, जिसके आते ही उन्होंने निकाह शुरू किया था। असफन, जाओ हाला और समिया को बाहर आने का कहो। आसिम साहब के कहने पर वो उसके कमरे की जानिब बढ़ा जहां वो दोनों बैठी हुई थी। हाला और समिया जैसे ही लॉन्ज में आई, जामिन ने पहली मर्तबा उसे इसने गौर से देखा था। गंदमी रंगत, साफ रंग, 5 फुट 8 इंच कद, नाजुक सा सरापा, सीधे घने लेयर्स में कटे बाल, जिसकी कुछ लटें अभी भी उसके चेहरे पर थीं, रोशन चमकदार एक अज़म लिए हुए आंखें जो मुकाबिल पर उठीं तो उन्हें एक बार के बाद दूसरी मर्तबा देखने पर ज़रूर मजबूर कर दी। इस वक्त वो लेमन कलर की शॉर्ट में ग्रीन कलर का दुपट्टा लिए और साथ ही ब्लैक जीन्स पहने हुई थी। दोनों इतने गैर मामूली होलिये में थे कि शायद कभी कोई दुल्हन जीन्स की पैंट और लॉन की शर्ट में हो और कोई दूल्हा ट्रैक सूट में अपने निकाह का फंक्शन अटेंड कर रहा हो। जामिन खुद पर हैरान था कि वो क्यों उसको इतने गौर से देख रहा है। सोफे पर आसिम साहब के साथ बैठते से पहले उसकी नज़र सामने उठी तो जामिन को देखता जो दाएं हाथ को मुट्ठी को होठों पर थोड़ी पर रखे बड़ी गौर से उसे ही देख रहा था। हाला का दिल ज़ोर से धड़का था। जब उसको बता दिया है कि मैं कोई कातिला वातिला नहीं हूँ, फिर ये खड़ूस मुझे ऐसे क्यों देख रहा है? स्टूपिड, इस ट्रैक सूट में भी कितना क्यूट और डैशिंग लग रहा है। वो खुद से उलझती नज़रें झुकाकर बैठ गई थी और दोबारा जामिन को देखने की गलती नहीं की थी। लोग निकाह के छुआरे खाते हैं और हम तुम्हारे निकाह का नाश्ता कर रहे हैं। भाई तेरा तो हर काम ही निराला है। असफन नाश्ते के लिए हैरान चीज़ें लाते हुए बोला था। शुरू करो बच्चों। उवैस मलिक के कहने पर सब ने अपनी अपनी पसंदीदा चीज़ें लेना शुरू कर दी थी। ब्रेड, ऑमलेट, जैम, ब्रेड, बटर, सब कुछ मौजूद था। हाला ने जैसे ही जैम लेने के लिए बोतल को पकड़ा था, जामिन ने भी उसी लम्हे असफन से किसी बात का जवाब देते हुए हाथ बढ़ाया था और बोतल की जगह हाला का हाथ उसके हाथ में आया। गो कि उसने ये एकदम हाथ पीछे कर लिया था और हाला ने भी खफा-ज़दा होते हुए 5 हाथ पीछे कर लिया था। मगर असफन को जो खांसी स्टार्ट हुई थी तो फिर जामिन का एक हाथ कमर पर खाकर ही ख़त्म हुई थी। जामिन, मैं जानता हूँ कि तुम अब इस मामले को लेकर बहुत कंफ्यूज हो रहे हो, तो मैं तुम्हें कुछ हकीकतें बताना चाहता हूँ। नाश्ते के बाद उवैस आलम ने जामिन के कन्फ्यूज़न को ख़त्म करने का सोचा था। मैं, आसिम और सरफराज बेस्ट फ्रेंड्स थे। तीनों की पैशन भी एक जैसा ही था। सो हम तीनों ने सीक्रेट सर्विसेज ज्वाइन की और खुशकिस्मती से हम तीनों सेलेक्ट भी हो गए थे। उन्हीं दिनों हमें रहमान शाह के मुताल्लिक़ कुछ केसेस भी पता चले जो कि सरफराज का सौतेला भाई भी था, मगर बहुत छोटे से उनका मिलना जुलना बंद था। वो बहुत से मुल्क दुश्मन अंसार के साथ भी काम करता था। हम तीनों अपनी अपनी जगह उसके खिलाफ सबूत इकट्ठा कर रहे थे और वो सब सबूत हम सरफराज के पास ही महफूज करवाते थे। ना जाने इस शरपसंद इंसान को कहाँ से शक हो गया कि सरफराज पर के पहले तो उसने उनके घर आना जाना बहाल किया। हालांकि सरफराज इतने अच्छे तरीके से उससे मिलता नहीं था। हालत अब बहुत छोटी थी, शायद 4 साल की। एक दिन भाभी और सरफराज किसी शादी से आ रहे थे कि रास्ते में ही ऑयल टैंकर को इस तरीके से खड़ा करवाया कि दोनों को तसादुम हुआ और दोनों को मौके पर ही जान बहक हो गए थे। हम यही समझते रहे कि हाला भी उनके साथ थी, मगर अल्लाह ने उसकी जान बचाई थी। सो सरफराज एक ख़ास आदमी तनवीर, जिसको हमारे अलावा कोई नहीं जानता था, हाला उस रात उसी के पास थी। रहमान भी यही समझता था कि हाला भी उन्हीं के साथ ज़िंदा नहीं, मगर वो बंदा हाला को SOS छोड़कर गया और अब वो रहमान के ख़ास बंदों में से है, क्योंकि वो सरफराज का बदला लेना चाहता है। गंदगी को ख़त्म करने के लिए उसमें उतरना पड़ता है। तनवीर ने भी बहुत साल लगाकर अब रहमान का एतमाद इस हद तक जीत लिया है कि वो बगैर कुछ सोचे और देखे उसकी हर बात मानता है। जब तुमने मुझे हाला का बताया और मैंने आसिम से उसकी इन्फॉर्मेशन पढ़ी और आसिम ने उसकी इन्फॉर्मेशन पढ़ी तो तभी जान गए थे कि ये हमारे दरीना दोस्त की बेटी है। इसके फूल को अब हम किसी सूरत अंधेरों के हवाले नहीं कर सकते थे, लिहाजा मुझे इसके लिए तुम लोगों के फ्लैट से सेफ जगह कोई नहीं लगी। उवैस आलम ने ये सब बताते हुए हाला को देखा, जिसको अब आसिम अली का अपने साथ लगाए बैठे थे। मुझे तनवीर का पता चला। मैंने बहुत खुफिया तरीके से उससे कांटेक्ट किया, हाला के बारे में इन्फॉर्मेशन लिए हुए था। उसने सारी बात हमें बताई और ये भी कि रहमान ने हाला को उठवा लिया था, इसीलिए कि हाला ने उसके खिलाफ जो रिपोर्टिंग की थी वहाँ भी तनवीर ने उसे निकलने में मदद दी। जिस रात को इश्तिहार बनाकर SHO बेटे ने हाला के खिलाफ अखबार में आज कत्ल का केस छपवाया है, इनफैक्ट उसने अपने एक कारिंदे को गलत
नियत से हाला के कमरे में भेजा था। जिस जगह हाला को उसने किडनैप करवा कर रखा हुआ था वहाँ का होल्ड तनवीर के पास ही था, तो उसने हाला को अपनी हिफाजत के लिए एक खंजर दिया था। सो हाला ने उसे ज़रिए अपनी तरफ से ज़ख्मी किया, मगर किस्मत से वो उसकी ऐसी वेन पे लगा जिससे डैमेज होते ही वो मौके पर ही मर गया। हाला वहाँ की खिड़की को तोड़कर भाग कर खड़ी हुई थी और सुबह तक तुम लोगों की गाड़ी में उसने पनाह ली। मैं चूँकि एक केस के सिलसिले में वज़ीरिस्तान जा रहा हूँ और कुछ पता नहीं कि कब तक आता हूँ, लिहाजा मैंने और आसिम ने यह तय किया है कि जाने से पहले हाला को कोई बेहतर इंतज़ाम करके जाएं। कोई पता नहीं, जो लोग इस हद तक आगे जा सकते हैं वो कल को तुम्हारे फ्लैट पर भी पहुँच सकते हैं। सो हमारे पास कोई ऐसा वैलिड सबूत हो कि हाला को उनसे बचाने का दुनिया कोई अदालत हमें झुटला न सके। बस यही वजह थी इस जल्दी की। उन्होंने बताते हुए सर को हर गिरह खोली थी जो जामिन को उलझाए हुई थी। जामिन को अगर अब ये सब जानने के बाद हाला से मोहब्बत नहीं हुई थी तो नापसंदीदगी भी नहीं रही थी। उनके निकाह से अगले दिन ही कॉल आ गई एक ज़रूरी ऑपरेशन की, जिसके लिए उन्हें को क्वेटा जाना था। असफन तो उसी दिन चला गया था, जबकि जामिन ने अगले दिन ज्वाइन करना था, और वैसे वापसी जब थी किसी को नहीं पता थी। जामिन ने उसी दिन हाला के लिए मोबाइल ख़रीद के बहरहाल उसके साथ कॉन्टैक्ट का सर्विस होना चाहिए, कॉन्टैक्ट का कोई सोर्स होना चाहिए। समय को अपने उतने दिन हाला के पास रहने का कहा। इसके अलावा वो 2 बंदों को अपने फ्लैट पर निगरानी पर लगा दिया था। ये मैं आपके लिए लाया हूँ। सिम इसमें मैंने डाल दी है और अपना और असफन का नंबर भी फीड कर दिया है। शाम में जब वो फ्लैट पर आया तो हाला को लॉन्ज में आने का कहा, जो अपने कमरे में बैठी हुई कोई किताब पढ़ने में मसरूफ़ थी। बैठ जाएं, आपको सिस्टम समझा देता हूँ। उसे बदस्तूर खड़े देखकर उसने टोका और अपने साथ सोफ़े पर बैठने का इशारा किया था। मैं ना तो पहली मर्तबा मोबाइल देखा है और ना ही मैं इतनी पेंडू हूँ कि मुझे आईफोन यूज़ करना ना आता हो। उसने जामिन की ऑफ़र को खातिर में लाए बगैर फ़ोन पकड़कर उसे लाजवाब कर दी जाने लगी थी। इस पर नहीं है तो क्या मैं भूख हड़ताल कर लूँ? उसने हाला को जताया कि उसने उसे कुछ नहीं पूछा था। ये फ्लैट किसने रेंट पर लिया है? जामिन ने उसके हैरान होते हुए उसकी बात का जवाब दिया था। तो जब फ्लैट आपका है, किचन आपका और फ्रिज भी आपका, तो जो मर्ज़ी बनाएं और खाएं, कोई आपको यहाँ ट्रे में सजाकर पेश नहीं करेगा। तंज़िया अंदाज में इसका ताना उसी को मारते हुए बोली थी। हा हा हा, गुड शॉट। उस आपके मुंह से झड़ने वाले फूलों को वीडियो बनाकर वो अभी अपने शौहर के लिए डैडी और सर को सेंड करनी चाहिए, जो आपको बड़ी बीबी बच्ची समझते हैं। कहका लगाते हुए वो उसके मुकाबले सीने पर हाथ बांधकर खड़ा हुआ था। जानलेवा मुस्कुराहट बदस्तूर होठों पर थी। इससे पहले कि हाला को ये मुस्कुराहट जकड़ती, उसने फ़ौरन नज़रें उस पर से हटा ली थी। माइंड इट, अभी सिर्फ निकाह हुआ है, आप शौहर नहीं बन गए। उसने उवैस आलम की बात दोहराते हुए उसे जताकर कमरे में चली गई थी। सर, आपने सिर्फ निकाह करके अच्छा नहीं किया, मेरी बीवी तो मेरे काबू में ही नहीं। उसने बालों पर हाथ फेरते हुए सोचा और किचन में जाकर अपने लिए खुद ही कॉफ़ी बनाने लगा था। रात में दोनों ने अपने अपने कमरे में खाना खाया। आधी रात गुजर चुकी थी और हाला को अभी तक नींद नहीं आ रही थी। मोबाइल पर उसने जामिन का नंबर जामिन को एडिट करके खड़ूस एजेंट के नाम से सेव कर लिया। फिर ना जाने क्या दिमाग में आई। आखिर थी तो मिस्टर एजेंट की मनकूहा, तो फिर रिस्की क्यों ना होती। वो दबे कदमों से जामिन के रूम में गई थी। आहिस्ता से दरवाज़ा खुला। नाइट बल्ब की रोशनी में उसे सामने बेड पर जामिन लेटा हुआ नजर आया, जो दूसरी जानिब करवट लिए हुए सो रहा था। दबे कदमों से उसकी तरफ गई। न जाने कितने दिनों बाद वो चेहरा देखने को मिले। बस दिल में मजबूर करने पर उसे सोते हुए जामिन के पिक्चर्स लेने का सोचा था। वो तो न जाने कब से उस खड़ूस एजेंट का खामोश मोहब्बत कर बैठी थी। 2-3 मुख्तलिफ एंगल से उसके पिक्चर्स लेकर वो इसी तरह दबे कदमों से वापस जा रही थी कि अपने पीछे उभरने वाली आवाज़ से एकदम फ्रीज कर दिया। किसी की यूं रात के वक्त बगैर पूछे पिक्चर्स लेना बहुत गैर अखलाकी हरकत है, चाहे इस बंदे का आपका निकाह ही हुआ हो। हाला ये भूल गई थी कि सीक्रेट सर्विसेज वाले सोते में भी जाग रहे होते हैं। वो शर्मिंदगी के मारे जैसे ही आगे बढ़ती, 2 कदम घबराहट में उसका पाँव मुड़ा और धड़ाम से नीचे गिरी थी। जामिन एक जिस्त में ही उठकर उसके पास आया, उसे बाजू में पकड़कर उठने में मदद दी और बेड पर बिठाया था। आर यू ऑल राइट? उसने परेशानी से उसके आंसू को देखा था। हाँ, हम बाल पीछे हटाते उसने नफ़ी में जवाब दिया था। गिरने के बाइस कैचर में से निकल आए थे। जामिन ने जल्दी से लाइट ऑन की। कहाँ चोट लगी है? उसने तशवीश से उससे पूछा था। जामिन उसके करीब बेड पर ही बैठ गया था। पाँव में बहुत दर्द हो रहा है, मुड़ गया था। आपको क्या ज़रूरत थी मुझे इस तरह डराने की? उसने अपनी चोट का बताते हुए शर्मिंदगी मिटाने को सारा इल्ज़ाम उसी के सर डाल दिया। जामिन तो शद्दत से उसके इल्ज़ाम को सुन रहा था। फिर ये एकदम हंसते हुए सर नफ़ी में हिलाता उसके करीब नीचे बैठते उसके ट्राउज़र का पाइचा ऊपर किया था
और उसके पाँव का जायज़ा लिया। मोच आ गई थी। मैंने नहीं डराया, चोरी की सज़ा मिली है। उसने मुस्कुराहट दबाते हुए हाला को देखते हुए कहा था। जी नहीं, ऐसी कोई शहज़ादे गुलफाम नहीं हैं आप। वो तो मैं आपके कैमरे का रिजल्ट चेक कर रही थी। जितना वो खुद को छुपाने की कोशिश कर रही थी उतना ही आया हो रही थी। यानी मुझसे ज़्यादा हसीन मंजर आपको नज़र नहीं आया जिसको आप कैप्चर करती। जामिन की बातों ने उसकी बोलती बंद की थी। आप क्या बातें लेकर बैठ गए हैं? मुझे बहुत दर्द हो रहा है। जामिन को झड़कियाँ देने की हिम्मत उसकी जीदार मनकूहा ही कर सकती थी। उसने एकदम उसके पाँव को झटका दिया इससे पहले कि हाला की चीख बुलंद होती। जामिन ने ये एक हाथ फुर्ती से उसके मुंह पर जमाया। हाला ने फटी फटी आंखों से उसे देखा। ना जाने क्या था उसकी आंखों में कि हाला की पलकें लर्जी और उसने नज़र झुका ली। आई एम सॉरी, जामिन ने की सरगोशी नुमा आवाज़ उसके दिल धड़का गई थी। जामिन ने उसके मुंह से हाथ हटाया और ना जाने क्या हुआ कि उसके हाथ से मोबाइल लेकर कैमरा निकाला और बाजू हाला के गिर्द फैलाया। हाला ने हैरत से चेहरा उठाकर उसे देखा था। जामिन ने दूसरे हाथ में मोबाइल लेकर उसका फ्रंट कैमरा ऑन किया और बोला, ऐसे लेते हैं पिक्चर। उसने हाला के हैरत ज़दा नज़रों में देखा, मुस्कुराया और उसके माथे पर बोसा लिया और साथ ही क्लिक का बटन दबाया। इससे पहले कि रात का सहर उसे अपनी लपेट में लेता, पीछे होते हुए जामिन ने खुद को संभाला। मैं आपके लिए पेन किलर और दूध लेकर आता हूँ, कहते साथ ही मोबाइल उसके पास रखा और बाहर निकल गया था। हाला से धड़कनें काबू करना मुश्किल हो गया। कुछ देर बाद उसे पेन किलर और दूध देकर अपने कहीं कमरे में सोने की ताकीद करके दूसरे कमरे में सोने चला गया था। उसके पिलो पर लेटते और उसके कंफर्टर को खुद पर लेकर उसकी खुशबू महसूस करना, ये सब इतना खुशकुन एहसास था कि उसे किस वक्त नींद ने अपने आगोश में ले लिया उसे नहीं जानती थी। जबकि दूसरी जानिब जामिन को लग रहा था कि आज की रात नींद ही नहीं आनी है। बहुत मुश्किल से उसने कुछ देर के लिए सोने की कोशिश की। सुबह 8 बजे जामिन की आँख खुली। 10 बजे उसकी फ़्लाइट थी। वो जल्दी से उठा, फ्रेश होकर किचन में आया। यह हालांकि उनके फ्लैट में आने के बाद पहली सुबह थी कि वो खुद नाश्ता बना रहा था। जल्दी जल्दी उसने अपना और हाला के लिए नाश्ता बनाया। अपनी रात वाली भी एक तैयारी पर वो खुद भी हैरान था। ये कैसा रिश्ता था कि वो जो लड़कियों से एलर्जिक था अब एक लड़की के आगे अपने दिल को झुकने से रोक नहीं पा रहा था। नाश्ता बनाकर वो अपने रूम में गया। हाला मज़े से सो रही थी। उसे सोते देखकर बेइख्तियार एक मुस्कुराहट उसके चेहरे पर आई थी। बहुत आहिस्ता से वो उसके करीब गया। इट्स रियली डिफ़िकल्ट टू लीव यू नाउ। वो वही एहसास और बेइख्तियारी जो रात से उसे अपने लपेटे में लिए हुई थी, वो उसके सोए हुए वजूद की तरफ खींचकर कुछ गुस्ताखियाँ करने पर मजबूर कर रही थी। उसने खुद पर कंट्रोल करते अपना मोबाइल निकाला और ख्वाबदीदा वजूद की कुछ यादें अपने मोबाइल में महफूज की थीं और फिर झुककर उस पर बोसा दिया। गेट अप माई लेडी, बहुत आहिस्ता से कहकर उसको कंधे से हिलाया। जैसे ही वो उसकी आंखें खोली वो पीछे हुआ था। उठ जाओ यार, मेरी 10 बजे फ़्लाइट है। हाला झिझकते हुए उठकर बैठी थी। कैन आई सी योर फीट? जामिन ने कंफर्टर हटाने से पहले ही उससे इजाज़त ली थी। हाला ने खुद ही पाँव बाहर निकाला था। जामिन ने अच्छे से चेकअप किया, बस स्वेलिंग रह गई थी। आप पहले फ़्रेश होकर ब्रेकफास्ट करो, फिर जाने से पहले मैं मसाज कर दूंगा। ये कहते साथ ही ये एक लम्हे का भी कुछ सोचने का मौका दिए बगैर जामिन ने झुककर उसके बाजुओं में उठाया और वॉशरूम की जानिब बढ़ा था। हाला तो ना सिर्फ शर्दत रह गई थी बल्कि उसकी कुर्बत से उसकी क्या हालत थी ये सिर्फ वही जानती थी। मैं चल लेती। उसके गर्दन के गिर्द बाजू बांधकर उसके शर्ट के बटन्स को देखते वो जिस घबराहट से खफत से ही बोली वो वही जानती थी। जामिन के होठों पर उसकी यह हरकत मुस्कुराहट ले आई थी। मेरे पास ये चंद मिनट्स ही हैं आपकी तीमारदारी के लिए, फिर पता नहीं हम कब मिलते भी हैं या नहीं। उसे वॉशरूम के दरवाजे पर उतारते उसने अपनी जानलेवा मुस्कुराहट में उसे जकड़ा था। दरवाजे की चौखट पर रखा हाला का हाथ लर्जा। अभी अभी तो उन्होंने मोहब्बत करना सीखा था। अभी तो इस रिश्ते को डोर के किनारे पर वो खड़े थे। अभी से जुदाई का खौफ। हाला खामोशी से लंगड़ाती हुई अंदर बढ़ी थी। मुंह हाथ धोकर जैसे ही वो बाहर आई जामिन ने दोबारा से उसे उठाया और बेड पर बिठाकर नाश्ता करना साथ खुद भी तैयार होने लगा था। हाला उदासी से इस मुकम्मल माहौल को देख रही थी। कितना खूबसूरत एहसास था कि वो जामिन के रूम में है पूरे इस्तेकाक के साथ। उसे अपने आसपास चलता देख रही थी। शीशे के सामने खड़े होकर बालों में ब्रश करते जामिन ने शरारती मुस्कुराहट से उसे एकटक खुद को देखते हुए देखा था। मिसेस, नाश्ता भी किया? मेरे हाथों से करना है क्या? आई कैन सी यू इन द मिरर। मुझे आज मस्ट अपने मिशन के लिए निकलना है, सो मैं अभी आज तक यहाँ हूँ। मुझे ऐसे देखने पर परहेज़ करें। ये ना हो कि अपने मिशन पर जाने का इरादा कैंसिल करने के साथ साथ मुझे डैडी और सर को कॉल करके ये कहना पड़े कि आपकी चहेती की रुखसती आज ही और इस रूम से इस रूम में हो गई है। जामिन के इतनी बोल्ड अंदाज ने उसके हाथों के तोते ही उड़ा दिए थे। जामिन मुसलसल अपनी नज़रों का फोकस इस पर रखे हुए था। रेडी होकर उसके सामने बेड पर बैठ गया।
अब आप भी मुझे देखना बंद कर, नहीं तो ऐसा नहीं हो कि अवैस अंकल को मैं कॉल करके कहूँ कि आपका मासूम सीक्रेट एजेंट आपकी शरीफ सी बेटी को तनहा समझकर लाइन मार रहा है। कमर ज़मीन के बेड से टिकाए नीचे देखते हुए वो बड़ी अदा से बोली थी, हा 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 हा, इसीलिए मैंने इन दोनों में से किसी का नंबर इसमें सेव नहीं किया हुआ है। उसने हाला को चढ़ाते हुए कहका लगाया था, ये फाउल है, इनका नंबर भी ऐड करें। सॉरी डियर। उसने उसे मज़ीद चढ़ाता घड़ी देखी और इसी लम्हे फ्लैट का मेन डोर खुलने की आवाज़ आई थी और कुछ देर बाद समिया अंदर आ गई, मगर हाला और जामिन को जामिन के ही बेडरूम में देखकर हैरत से उसका मुंह खुल गया था। मुंह बंद कर लो अब। हाला के पाँव में मोच आ गई थी। ध्यान रखना, इस ट्यूब का मसाज कर देना, कोई गड़बड़ लगे तो मुझे फ़ौरन इन्फॉर्म करना। मैं अब निकलूं? समिया को हिदायत देता हुआ वो अपना बैग उठाकर हाला के जानिब मोड़ा और उसकी जानिब हाथ बढ़ाया था। हाला ने आहिस्तेगी से थामा, जामिन ने हल्का सा दबाते हुए छोड़ा, खुदा हाफिज़ कहकर निकल गया था, जबकि समिया परेशानी से उसके पाँव का जायज़ा ले रही थी। रात में वो दोनों जामिन और असफंद के ही रूम में सोने के लिए लेटी थी। समिया को बहुत खुशी हुई थी इन दोनों की खुशगवार ताल्लुकात का सुनकर। समिया सो चुकी थी, जबकि हाला को कल रात का एक एक मंजर याद आ रहा था। उसने मोबाइल उठाई और वही पिक्चर्स निकाली जिसमें जामिन उसके माथे पर बोसा दे रहा था। न जाने सुबह से अब तक वो कितनी मरतबा ये तस्वीर देख चुकी थी, मगर दिल ही नहीं भर रहा था। अभी वो जामिन के ख्यालों में खोई हुई थी कि इट्स व्हाट्सएप पर खड़ूस एजेंट का मैसेज आया, जिसमें किसी सॉन्ग की अटैचमेंट थी। हाला ने समिया के पास बड़ी हैंड फ्री अपने मोबाइल में लगाई थी। फिलिप लॉर्ड की आवाज़ शहर सा खींचा था। Faster than a shooting star, baby, you stole my heart. I never wanted back. I never thought I'd be like this. Believing in us can feel so dangerous when you're lost in love. You never wanna find your way out when you're lost in love. You never want to be found. I feel so strange because of you. I have everything to lose. I wouldn't have it any other way. If this turned out to be a dream, please don't wake me. I don't want to leave this place. What a lovely mystery. All the ways to hurt can meet. We were made to collide. You and I are lost. Baby, we're lost. What a lovely mystery. Come and go. Come on, get lost with me. What a lovely mystery. Come on, get lost with me. Get lost with me. Get lost with me. Get lost with me. गाना सुनने के दौरान ही एक पिक्चर मैसेज आया था, जिसमें हाला के सोते हुए की पिक्चर थी और जामिन के कैप्शन लिखी हुई थी, माई स्लीपिंग ब्यूटी क्वीन। उसने हैरानी से वो तस्वीर देखी। जामिन को मैसेज किया था, ये आपने कब ली? मुझे चोर कहा था। अब ये क्या है? साथ एक गुस्से वाला इमोजी भी भेजा। जामिन का लाफिंग इमोजी आया था। जब मेरी मनगुहा होकर आप पे मेरा रंग चढ़ सकता है और आप रात की तारीकी में रिस्क लेकर मेरी तस्वीर ले सकते हैं, तो मैं एक चोर का शौहर होकर मैं दिन के इजाले में ये चोरी क्यों नहीं कर सकता? कहाँ से चोर हूँ? उसने हैरत वाला इमोजी मैसेज के साथ भेजा था। आप ना सिर्फ मेरी तस्वीर ली है, बल्कि बेबी चोरी से, बेबी यू स्टोल माई हार्ट। उसके इस इजहार पर उसने अपने गाल दहकते हुए महसूस हुए थे। कैन आई कॉल यू? उनके ये जानलेवा अंदाज़ा हाला को उसके इश्क में मुब्तला कर रहा था। नो, यू आर मेकिंग मी नर्वस। हाला के इतने क्यूट अंदाज पर जामिन बेसाख्ता मुस्कुराया था। आर यू ब्लशिंग? वो wanna see you मिसेस, डोंट मिस दिस चांस। जामिन के मैसेज के साथ ढेर सारी किसिंग और हार्ट्स वाले इमोजी आए थे। हाला ने मुस्कुराते हुए आंखें बंद कर ली थी। ये उसकी ज़िंदगी में पहला रिश्ता था जिसकी मोहब्बत को वो पूरे मान के साथ महसूस कर रही थी, और ये रिश्ता उसके लिए बहुत कीमती था। अचानक आंसू उसकी आंखों से रवा हुए। उसकी महरूम ज़िंदगी में अल्लाह ने अचानक जामिन की मोहब्बत देकर सब महरूमियाँ जैसे ख़त्म कर दी थी। मिसेस, कुछ देर तक जब हाला का मैसेज नहीं आया तो जामिन ने तशवीश से मैसेज किया था। हाला ने अपने आंसू साफ करके जवाब टाइप किया, मैंने सामिया से आपके बॉस का नंबर ले लिया है। अभी इनको कॉल करके बताती हूँ कि आपके सआदतमंद ऑफिसर अपने मिशन के फिक्र छोड़कर रात के इस वक्त एक खूबसूरत लड़की को तंग कर रहा है। उसके रिप्लाई पर वो बामुश्किल अपना कहकहा रोक पाया। अल्लाह ने वाकई मियाँ बीवी का रिश्ता कितना खूबसूरत बनाया है कि सारे दिन की थकन और स्ट्रेस लेकर जब आदमी अपनी बीवी के पास आता है तो वो उसकी सब थकन अपनी मोहब्बत में समेट लेती है। आज का इतना टफ दिन गुजार कर इस वक्त दूर बैठी हाला ने जैसे उसकी सारी थकान अपनी बातों से समेट ली थी। वो खूबसूरत लड़की मेरी बीवी होती है, सो सर को मेरे इस वक्त आपको तंग करने पर कोई एतराज़ नहीं होगा। तसी कर ले, बीवी नहीं मनकूहा। हाला ने उसे जताते हुए फिर से चढ़ाया था। हनी, इंशाअल्लाह वापस आकर सबसे पहले आपकी रुखसती ही करवानी है, ताकि फिर हमारे दरमियान दिन और रात की कोई कैद ना आ सके। नाउ हैव स्वीट ड्रीम्स ऑफ योर खड़ूस एजेंट।
मतलब इसे कैसे पता? आखिरी जुमला पढ़कर वो शर्म से पानी पानी हो गई थी। ना जाने वो पहले कब जामिन से इसका सेल चेक कर लिया था। ओफ, सीक्रेट एजेंट की बीवी होना भी खतरे से खाली नहीं, कुछ छुपा नहीं रहता। उसने खफा से मुस्कुराते हुए सोचा था और जामिन को गुड नाइट कहकर सोने के लिए लेट गई। बहुत दिनों से ना तो जामिन का कोई फ़ोन आया था और ना ही मैसेज। सिर्फ असफन ने मैसेज करके इतना बता दिया था कि कुछ दहशत गर्दों के एरियाज़ को ट्रेस कर लिया है, सो उन्हीं पर आजकल वो तेज़ी से काम कर रहे हैं। और जामिन तो अपने काम के सिलसिले में इतना जुनूनी हो जाता है कि उसे तो अपने भी होश नहीं होती। जामिन के बारे में मुख्तलिफ बातें उसे समय से पता चलती थीं, जैसे कि उसकी फैमिली में उसके डैडी के अलावा मम्मी थी, एक भाई और एक छोटी बहन। भाई पढ़ाई के सिलसिले में बाहर होता है, जबकि बहन डॉक्टर बन रही है। आसिम मलिक, जो कि अब उसके ससुर भी थे, रोज़ाना उसे कॉल करते थे। उसके अलावा जामिन की मदर और बहन भी उसकी अब बातचीत होती रहती थी। वो तो उससे मिलने को भी बेचैन थी। यार, इतने दिनों से तुम यहाँ बंद हो और आज मैं तुम्हें बाहर लेकर चलती हूँ। सम्या और वो शाम में ही चाय पी रही थी। न जाने सम्या को क्या सूझा कि उसने झट से बाहर निकलने का प्लान बना लिया था। नहीं यार, मैं कैसे निकल सकती हूँ? उसे ऐसे डेयर कि मेरे पास जो बुरखा और नकाब दोनों हैं, तो तुम वो कैरी कर लोगी। इसके अलावा असफंद के कुछ खास बंदे हैं, उनको मैं कॉल करके कहती हूँ कि वो हमें फॉलो करेंगे। और ये बंदी मूजर से लेकर ग्रेनेड सब चला लेती है। मैं वैसे एटमी मैम हूँ, मगर ट्रेनिंग मैंने सबके लिए हुई है और कुछ मिशंस में मैं तुम्हारे मियाँ को असिस्ट भी कर चुकी हूँ। हाला तो हैरत से मुंह खोले उस धानपान समय को देख रही थी। चलो, अब हैरान बाद में होना, पहले तैयार हो जाओ, उसने हाला को उठाते हुए कहा था और ख़ुद किसी को कॉल करने चल पड़ी। दोनों नकाब और जुर्बाब पहने हुई थी। हाला तो इतने दिनों बाद बाहर की दुनिया देख रही थी। हालांकि वो नकाब में थी, फिर भी परेशान थी। किसी मशहूर बुटीक के आगे सम्या ने गाड़ी रोकी थी। अंदर जाकर वो हाला के लिए कपड़े सिलेक्ट करने लगी। तुम मेरे लिए क्यों ले रही हो? मेरे पास पैसे नहीं हैं। वो जो एक अदद तुम्हारे शौहर होता है ना, उसने मुझे तुम्हारी शॉपिंग के लिए जाने से पहले पैसे दे दिए थे। तुम्हारे इतना अमीर शौहर के होते हुए मेरा तुम पे अपने पैसे ज़ाया करने का कोई शौक़ नहीं है। समय के इस अंदाज पर हंसने के अलावा न जाने कहां से ढेरों आंसू भी उसकी आंखों में समेट आए थे। ये एहसास ही उसके लिए इतना खुशकुन था कि उसका कोई रिश्ता अब ऐसा है जो उसकी फ़िक्र करने वाला है, उसकी ज़रूरतों को सोचने वाला है। अब उसे पैसे कमाने की फ़िक्र में और अपनी ज़रूरतें को पूरा करने के लिए दर दर की ठोकरें खानी नहीं पड़ेंगी। जिस वक्त उनका प्रोग्राम बना, हाला इतनी जल्दी में निकली कि अपने मोबाइल रखना ही याद नहीं रहा था। बहुत दिनों के बाद जामिन आज शाम थोड़ा फ्री था। सबसे पहले ख्याल उसे हाला की कॉल करने का ही आया। एक दो मरतबा जब उसने कॉल की और हाला ने नहीं उठाई तो उसकी परेशानी बढ़ना शुरू हो गई थी। अब तो उसके साथ दिल का रिश्ता जुड़ चुका था, तो परेशानी क्यों ना होती। अब उसने सम्या को कॉल की थी। वो दोनों शॉपिंग करके अब वापसी के रास्ते पर थीं। असफंद के दो खास बंदे सिविल ड्रेस में सारा टाइम उनके साथ रहे थे। लो जी, आ गया तुम्हारे मियाँ का फ़ोन, अब मेरी शामत आ जानी है। तुम्हारा मोबाइल कहाँ है? सम्या ने उसे बताते हुए मोबाइल का पूछा था। वो तो लॉन्च में ही पड़ा रह गया, मुझे याद ही नहीं रहा उठाना। बस हो गई अब हमारी आउटिंग पूरी। जामिन से मिलने वाली मुतवक्कर डांट का सोचते हुए उसने मोबाइल पे जामिन की कॉल को रिसीव किया था। कहाँ हो तुम और हाला कहाँ है? फ़ोन क्यों नहीं अटेंड कर रही? जामिन की परेशान आवाज़ आई थी। वो ऐसा है कि मैं और हाला को थोड़ी देर आउटिंग के लिए ले आई हूँ, सम्या ने हिम्मत करके सच बताया था। हैव यू गॉन मैड? जामिन उसकी बात पर दहाड़ा था। यार, इसे पूरी तरह निकाब में लेकर आई हूँ, डोंट वरी। असफंद के दो बंदे भी हमें फॉलो कर रहे हैं, तो इतनी तुम्हें और हाला को क्या मुसीबत थी इतने प्रोटोकॉल के साथ बाहर निकलने का रिस्क लेने की? इसीलिए किया मैं इससे तुम्हारे पास छोड़कर गया था। जामिन ने अच्छी तरह उसकी क्लास ली थी। तौबा है जामिन, तुम तो पक्के आशिक बन गए हो। वो बेचारी आखिर इस चार दीवारी में रहकर तंग पड़ गई है। इंसान है वो चार दीवारी इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और ख़बरदार, जो दोबारा ये बेवकूफ़ी की, घर पहुंचकर मेरी हाला से स्काइप पर बात करवाओ। यस बॉस। उसने शुक्र करके फ़ोन बंद किया था। लो जी, मैंने तो डांट सुन ली, अब तुम तैयार हो जाओ, उसने हाला को डराया था। फ्लैट पर पहुंचते साथ ही सम्या ने स्काइप पर जामिन को वीडियो कॉल मिलाई थी। वो दोनों जामिन के रूम में ही बेड पर बैठी हुई थी। कॉल पिक होते ही जामिन का चेहरा नज़र आते ही हाला को लगा मंजर रोशन हो गया है। हल्के से शेव में, ब्लैक टी शर्ट और ट्राउज़र में, अपने कैजुअल होलिये में भी हाला को बेहद डैशिंग लग रहा था। हाला कहाँ है? सम्या का चेहरा स्क्रीन पर उभरते हुए उसने पूछा था। ओह जामिन, कितनी बेमुरव्वत हो, बीवी की पड़ी है। सही कहते हैं, भाभियाँ आते ही भाई बहनों से बदल जाते हैं। सम्या की दुहाई देने पर हाला और जामिन दोनों के चेहरे पर मुस्कुराहट उभरी थी। बकबक नहीं करो, हाला को बुलाओ, आई वांट टू सी हर। जामिन ने अपना लहजा गुस्सैला बनाते हुए कहा था। मुझे क्या इनाम मिलेगा तुम्हारी बीवी को मुँह दिखाई का?
समिया ने उसे तंग करने की जिद थी। असफंद उसे फ़ोन करके किसी काम पे लगा। उसने जी छोकर साथ बैठे असफंद को कहा था, हा जामिन तुम कितने क्यूट लग रहे हो इस आशिकों वाले गेटअप में। समिया को आज पहली मर्तबा उसका रिकॉर्ड लगाने में मौका मिला था। वो कैसे मिस करती। अभी वो हंस हंस के बेहाल हो ही रही थी कि असफंद में मोबाइल पर कॉल आ गई थी। काश तुम इतनी ही सादतमंदी का मुजाहरा मेरे लिए भी कर लिया करो। उसने फ़ोन कान से लगाते हुए असफंद को लताड़ा था और उठकर बाहर चली गई थी। हाला वो जो समिया को ज़्यादा देख रही थी, जामिन की आवाज़ पर लैपटॉप की स्क्रीन की जानिब देखा, जहाँ अभी भी हाला मंजर से आउट थी। उसने लैपटॉप का रुख अपनी जानिब किया। अस्सलाम वालेकुम। हाला की तस्वीर आते ही असफंद उसके चेहरे से नज़रें हटा नहीं सका। असफंद नहीं, जामिन उसके चेहरे से नज़र हटा नहीं सका था। स्काई ब्लू प्रिंटेड शर्ट और दुपट्टा कंधों पर लिए, आधे खुले आधे बंद बालों में वो सीधा जामिन के दिल में उतर रही थी। जामिन, वो उसकी नज़रों से कंफ्यूज हो रही थी। आप ठीक हो ना? हाला उसकी इतनी फ़िक्र और मोहब्बत पर ये एकदम रो पड़ी थी। व्हाट हैपेंड यार, ठीक हो ना? हाला प्लीज़ मुझे परेशान नहीं करो। वो उसके रोने से तड़प उठा था। मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? उसने अपने आंसू साफ करके बदबख्त नज़रें झुकाकर कहा, और जामिन की नज़रें इसके अलावा कहीं और देखने से इनकारी थीं। ठीक हूँ, रोईं क्यों? जामिन की नज़रें अब तक उसकी भीगी पलकों में ही अटकी हुई थी। हाला ने नफ़ी में सर हिलाते हुए जवाब दिया था। एक मर्तबा फिर आंसू का गोला उसके हलक में उड़ा था। उसकी अपनी तरफ ना देखने और संजीदा चेहरे ने उसकी वो हाला ऐसे परेशान करोगी तो क्या मैं अभी फ़्लाइट पकड़ के आऊँ? कुछ नहीं, बस वैसे ही। उसने बामुश्किल आंसू को पीछे धकेल कर ये अल्फाज अदा किए थे। आर यू श्योर? जामिन ने बेयकीनी से पूछा था। उसने इस बात में सर हिलाया था। ओके देन लुक एट द स्क्रीन। जामिन ने उसे अपनी पिक्चर की तरफ देखने को कहा था। हाला ने बामुश्किल स्क्रीन पर निगाह डाली, जहां उसकी जकर जकर करती नज़रें उसी को देख रही थी। जामिन ने कुछ टाइप करके उसे स्काइप पर मैसेज किया था। हाला ने जैसे ही मैसेज ओपन किया तो किस वाला इमोजी देखकर वो ब्लश कर गई थी। जामिन ने दाएं हाथ की मुट्ठी होठों पर रखकर मुस्कुराती नज़रों से उसका एक्सप्रेशंस देख रहा था। आई विश आई कुड बी देयर। उसे ब्लश करते देखकर जामिन ने जज्बों से चूर आवाज़ में कहा था, मैं कॉल कट कर रही हूँ, आप मुझे तंग कर रहे हैं। हाला ने खफगी से उसे देखते हुए कहा था। जामिन ने उसके बात पर कहका लगाया, ये तो इल्ज़ाम है, मैं तो इतनी दूर बैठा हूँ। जामिन ने शरारती नज़रों से उसे देखा था। उसकी बात का मफहूम समझते ही हाला ने उसे गुस्से से घूरा था और साथ ही कॉल कट कर दी। सेकंड बाद उसके मोबाइल के बजने की आवाज़ लॉन्च में आई थी। हाला ने धड़कते दिल के साथ कॉल पिक की थी। हेलो। उसकी खफगी भरी आवाज़ फ़ोन पर उभरी तो जामिन के चेहरे पर मुस्कुराहट आई थी। कल जब आपके पास होऊंगा तो फिर कहाँ छुपेंगी? रियली? जामिन की बात समझते वो हैरत से और खुशी से मिले जुले तासुरात समेटे बोली थी। जी, कल रात में और असफंद वापस आ रहे हैं। ग्रेट। हाला, जामिन के पुकारने पर उसका दिल धड़का था। आप रोईं क्यों थीं? उसके आंसू ने अभी तक उसे परेशान किया हुआ था। वो कैसे बताती कि अपनी महरूम ज़िंदगी में जामिन की मोहब्बत उसके लिए बहुत कीमती है। फिर से आंसू उसकी आंखों में सिमटे थे। आई एम मिसिंग यू। उसकी भीगी आवाज़ के उसके मुख्तसर से इजहार को जामिन ने पूरी शिद्दत से महसूस किया था। मिसिंग यू टू स्वीट हार्ट, डोंट वरी, आई विल बी देयर टुमारो, जस्ट वन नाइट हाफ हैज़ लेफ्ट। जामिन ने मोहब्बत को उसके लिए संभालना मुश्किल हो गया था। खुदा हाफिज़ कहकर उसने फ़ोन बंद किया, मगर कभी कभी किस्मत वैसा नहीं करती जैसा हम सोचते हैं। भाई हीरो को मारना नहीं। अगले दिन वो दोनों किचन में मुख्तलिफ डिशेस बना रही थी, जामिन और असफंद के लिए, जिन्होंने रात में आना था। समिया, एग्ज़िट टाइम क्या बताया था असफंद भाई ने पहुंचने का? यार 10 बजे का कहा था, समिया ने मसरूफ़ से अंदाज में किचन कढ़ाई बनाते हुए कहा था। हाला ने लॉन्च में लगी घड़ी देखी, जिस पर अभी फ़कत 5 बज रहे थे। उफ, अभी 5 घंटे बाद मैं आपको देख पाऊँगी, ये सोचते हुए ये नहीं जानती थी कि 5 सेकंड बाद ही वो इतनी तकलीफ़दा खबर सुनेगी। समिया के मोबाइल पर कॉल आई। उसने एक हाथ से हंडिया में चम्मच हिलाते हुए दूसरे हाथ से कॉल पिक की थी। हेलो। उसके हेलो कहते ही जो खबर सुनाई दी उसने उसके पाँव के नीचे से ज़मीन खींच ली थी। क्या बकवास कर रहे हो तुम? मुंह तोड़ दूंगी मैं तुम्हारा। गुस्से और तकलीफ़ के मिले जुले एहसास समेत वो चिल्ला उठी थी। हाला, जो कि फ्रिज में दूध देख रही थी, समिया की गुस्सैली आवाज़ सुनकर वहीं आ गई। कब हुआ है ये? कहाँ हैं वो दोनों? ओके, मैं आ रही हूँ। समिया की भीगी हुई आवाज़ ने उसे जो कुछ बावर करवाया था वो सुनना नहीं चाहती थी। समिया फ़ोन बंद करके उसकी तरफ पलटी, जो फ्रिज के साथ शॉक्ड खड़ी उसी की जानिब देख रही थी।
समिया उसी की जानिब बढ़ी थी। प्लीज़ सामिया, जामिन के बारे में कोई नफ़ी में सर हिलाते उसने समिया के आंसू से तर चेहरे को खौफ से देखते हुए कहा था और दोनों हाथों में चेहरा लिए हुए वहीं बैठती चली गई थी। वो सोचना भी नहीं चाहती थी जो हो गया था। हाला, वो दोनों आईसीयू में हैं। उनकी गाड़ी पर आज किसी ने फायरिंग की थी। इस्लामाबाद शिफ्ट किया है उन्हें। मैं अर्जेंट टिकट्स करवा रही हूँ। हम अभी निकल रहे हैं। इस वक्त उन्हें हमारी दुआ की ज़रूरत है, आंसुओं की नहीं। उठो और अपनी चीज़ें पैक करो। समिया ने खुद को कंपोज करके उसे तसल्ली दी। साथ ही किसी की 2 प्लेन टिकट्स की कहा था। अगले 2.5 घंटे बाद वो पिंडी से CMH में थी, जहाँ उन दोनों को फैमिलीज़ मौजूद थी। हाला नकाब में थी। समिया उसका हाथ थामे हुई थी। हाला सिवाय आसिम मलिक के किसी को बायफेस नहीं जानती थी। वो सीधा उनके पास गई। उन्होंने बढ़कर उसको अपने साथ लगाया था। कितनी मोहब्बत से उन्होंने उसे जामिन के निकाह में दिया था। कल ही अभी जामिन ने उससे रिक्वेस्ट की थी कि लाहौर जाते ही वो जल्दी हाला की रुखसती करवाए। हाला के लिए उसके लहजे में छुपी मोहब्बत का सुनकर वो कितने खुश हुए थे और आज कितनी ख्वाहिश थी मेरी कि मैं जल्द अज जल्द तुमसे मिलूं, मगर क्या पता था कि ऐसे हालात में मिलना पड़ेगा। हाला के कंधे पर हाथ रखकर जामिन की मम्मी ने उसका रुख अपनी तरफ करके उसे अपने साथ लगाया था। जामिन की बहन भी उसके गले लगकर बेइख्तियार रो पड़ी थी और हाला, वो तो अब तक बेयकीनी की कैफियत में थी, पर वो असवंत के घर वालों से मिली थी। जामिन के सर पर चोटें आई हैं, जिसकी वजह से कुछ भी कहना काबिल वक्त है। हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं दोनों को बचाने की, लेकिन बहरहाल असल बचाने वाली ज़ात वही है। आप लोग बस दुआ करें, अल्लाह करम करेगा। डॉक्टर्स आकर अपने प्रोफेशनल अंदाज में तसल्ली देकर गए थे, मगर ये 2 फैमिलीज़ जानती थीं कि उन पर क्या गुजर रही है। हाला को तो आंसू ही नहीं रुक रहे थे। उसको अल्लाह ने इतनी कीमती रिश्ता देकर आज सूली पर चढ़ा दिया था। ए अल्लाह, आप तो जानते हैं ना, मेरे पास इस एक रिश्ते के अलावा कोई और रिश्ता नहीं है। अपने हबीब के सदके मेरे लिए इसे नई ज़िंदगी दे दे। मुझे तो मोहब्बत के मायने पता चले थे, मैंने तो उसे अभी महसूस भी नहीं किया। आपने ज़िंदगी के हर कदम पर मुझे तकलीफ़देह हालत से बचाया है। अल्लाह, आज भी मुझे मेरे इस बहुत अपने के बिछड़ने के दुख से बचा लें। ये तकलीफ़ मेरे बस से बाहर हो रही है। प्लीज़ अल्लाह जी। उससे सारी रात उसकी आंखों में कटी थी। सुबह की रोशनी उनके लिए एक नई ज़िंदगी लेकर आई थी जब डॉक्टर्स ने आकर बताया कि दोनों ख़तरे से बाहर हैं। कुछ घंटे बाद उन्होंने रूम्स में शिफ्ट कर दिया गया था। हाला पहले असफंद को देखने गई। बिल्कुल भाइयों की तरह हर लम्हा उसने हाला का ख्याल रखा था। असफंद उसे देखकर बहुत खुश हुआ था। अब वो होश में थे, लेकिन डॉक्टर्स ने ज़्यादा बातचीत से मना किया हुआ था। असफंद से मिलकर वो धड़कते दिल के साथ जामिन के रूम की तरफ बढ़ी थी। दरवाज़ा खोलकर जैसे ही वो अंदर दाखिल हुई, सीधी नज़रें आंखें बंद किए जामिन पर पड़ी थी, जिसके सर पट्टियाँ लिपटी हुई थी। वहाँ पहले से ही जामिन की मम्मी और बहन थी। आओ ना हाला, उसे दरवाजे पर ही खड़ा देखकर जामिन की मम्मी ने कहा था। हाला का नाम सुनते ही जामिन ने आंखें खोलकर गर्दन घुमाकर उसे देखा। हैरत, खुशी, मोहब्बत, ना जाने कौन कौन से जज्बे हाला को उसकी आंखों में नज़र आए थे। वो आहिस्ता से चलती उसकी मम्मी की चेयर के पास खड़ी हुई थी, जो जामिन के बेड के करीब रखी हुई थी। रमशा, आओ ज़रा असफंद को देख आए। उसकी मम्मी ने उन दोनों को अकेले में मिलने का मौका दिया और रूम से बाहर चली गई थी। हाला नज़रें झुकाए हुई थी, जबकि जामिन की नज़रें उस पर थीं जो अभी भी बेनकाब में थी। हाला, जामिन ने उसे पुकारा। उसने चौंक कर जामिन को ऐसे देखा जैसे अभी तक उसके ज़िंदा सलामत होने का यकीन ही नहीं आ रहा हो। जामिन ने उसे अपने पास बेड पर बैठने का इशारा किया। वो आहिस्ता से चलती उसके बेड पर टिक गई थी। आई वांट सी यू। जामिन की बात समझने उसने आहिस्ता से नकाब गिराया था। नज़रें उसकी झुकी हुई थीं, जिनमें आहिस्ता आहिस्ता आंसू इकट्ठे हो रहे थे और बेइख्तियार पलकों की बाड़ तोड़कर गिर गए थे। हनी, ऐसे नहीं करें। जामिन ने उसकी गोद में धरे हाथों पर अपना हाथ रखकर बामुश्किल कहा था। हालत तो उसकी तसल्ली पर और बिखर गई थी और बेइख्तियार उसके सीने से सर रखकर रोती चली गई थी। जामिन ने आंखें बंद करके उसके गिर्द अपने दायां बाजू फैलाया था। हनी, प्लीज़ स्टॉप क्राइंग। योर टेयर्स आर हर्टिंग मी। आई एम नॉट इन दैट पोजिशन टू वाइप दैम प्रॉपरली। उसकी कमर सहलाते वो आहिस्ता आहिस्ता कह रहा था। हाला को एकदम उसकी बेइख्तियारी का एहसास हुआ तो फ़ौरन सीधी हुई थी और ज़रा सा रुख मोड़कर अपने आंसू साफ़ करने लगी थी। अचानक जामिन ने उसे देखा, हल्का हाथ पकड़ा। हाला ने उसके जानिब देखा तो वही दिल खींच लेने वाली मुस्कुराहट उसकी चेहरे पर थी, जो हाला का दिल उथल पुथल कर देती थी। थैंक्स फॉर दिस अनकंडीशनल लव। जामिन उसका हाथ होठों तक ले जाकर बोला था। कोई ऐसे भी किसी की जान निकालता है? हाला ने खफगी से कहा था और उसके पास से उठकर बेड के पास रखी कुर्सी को उसके बेड के ऊपर पास रखकर बैठ गई थी। और कोई ऐसे भी अपनी जान को तंग करता है?
जामिन ने उसी के अंदाज में कहते हुए उसकी भीगी पलकों पर हाथ अपने दाएं हाथ से अंगूठा फेरा था। आई एम सॉरी, हाला ने आंखें नीचे करते हुए कहा था। हाँ, इन आंसुओं ने ही तो मुझे बताया है कि मेरे लिए कोई बहुत फिक्रमंद था। अच्छा, अब आप ज़्यादा बातें नहीं करें, हाला ने उसे टोकते हुए कहा था। अगला पूरा हफ्ता जामिन और असफर ने हॉस्पिटल में गुजारा। फिर उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया था और दोनों कुछ अरसे रेस्ट के लिए अपने अपने घर चले गए थे। हाला भी जामिन के घर आ चुकी थी और जामिन की बहन के घर उसका क़याम था। एक कनाल पर बना हुआ ये खूबसूरत सा घर मारगला हिल्स के सामने था। मारगला हिल्स, किस किस को सलार याद आया, जहाँ से पहाड़ों का खूबसूरत मंजर उस घर की खूबसूरती में इजाफा करता था। ख़ास तौर पर जामिन का रूम ऊपर की स्टोरी पर था और उसके टेरिस पर बिल्कुल सामने हिल्स नज़र आती थी। घर आकर जामिन के बहुत से काम जामिन की मम्मी ने हाला को सौंप दिए। उन्हें अपनी ये क्यूट सी बहू बहुत पसंद आई थी और उसके पेरेंट्स के साथ भी जो लगाव था उससे हाला उनको और भी अजीज़ थी। जामिन तेज़ी से रिकवर कर रहा था और अब तो चलने भी लग गया था। मैं सोच रहा हूँ कि परसों से ज्वाइनिंग दूँ। नाश्ते पर सबके साथ बैठते हुए जामिन ने कहा था। हाँ ठीक है, मगर मैं चाह रहा था कि अब रुखसती करके तुम्हारे वलीमे का फ़ंक्शन अनाउंस करें। आसिम साहब के कहने पर उसकी नज़रें सामने बैठी हाला की तरफ उठी थी। उसने भी उसी लम्हे जामिन को देखा था। उसके लरसती पलकों को देखकर एक मुस्कुराहट जामिन के होठों पर आई, जिसको उसने जूस का गिलास पीते हुए छुपा लिया था। डैडी, आई थिंक वलीमा अभी रहने दें, क्योंकि गैदरिंग में कोई भी पिक्चर हालांकि लीक हो सकती है और अभी कोई रिस्क लेना ठीक नहीं। जामिन की बात उनके दिल को लगी थी। चलो, तुम लाहौर से छुट्टियां लेकर नेक्स्ट वीक तक आ जाओ, फिर घर में ही छोटा सा कोई गेट टुगेदर कर लेते हैं। हाला यही रहेगी। ठीक है, आप अर्ली मॉर्निंग की मेरी फ़्लाइट बुक करवा दें। रात में जामिन की मम्मी ने उसे जामिन की पैकिंग करने के लिए कहा था। जामिन कहीं बाहर गया हुआ था। हाला ने शुक्र करते जल्दी से जाकर उसकी पैकिंग शुरू की थी। अभी वो वॉशरूम से उसकी शेविंग किट लेने ही गई थी कि उसके रूम का डोर खुलने की आवाज़ आई थी। अब हाला परेशान थी कि अंदर ही रहे या बाहर जाए। जामिन जैसे ही अंदर आया तो सामने बेड पर अपना बैग देखकर यही समझा कि मम्मी उसकी चीज़ें रख रही हैं। मम्मी, मेरी वो ब्लैक शर्ट ज़रूर रखिएगा। वॉशरूम का खुला दरवाज़ा देखकर वही समझा कि मम्मी अंदर हैं बैठ के बाएं जानिब लगे शीशे में अपने बालों को ब्रश करके जैसे ही वो पलटा, हाला को अपनी चीज़ें रखता देखकर खुशगवार हैरत हुई थी। ओहो, शौहर की खिदमतें हो रही हैं। सुबह से कहाँ छुपी हुई थी आप? रुखसती की बात इसलिए नहीं की थी कि आप पर पर्दा स्टार्ट कर दे। जामिन उसकी जानिब आते हुए बोला। आप चुप करके भी बाहर चले जाएं ताकि मैं सुकून से आपकी पैकिंग कर दूं। कुछ मिस हो गया तो बाद में मुझे मत डांटिएगा। ना तो आज मैं इस रूम से जाऊंगा और ना ही आपको जाने दूंगा। जामिन की बात पर उसका मुंह और आंखें दोनों खुल गई थीं। लगता है अभी तक दिमाग से चोटों का असर नहीं गया। हाला ने चिढ़कर उस पर तंज किया था, जो बेड पर बैग के पास बैठा दोनों हाथ पीछे बेड पर रखे उसे शरारती मुस्कुराहट से देख रहा था। मेरा ख्याल है मैं मम्मी को ही बाकी पैकिंग के लिए भेजती हूँ। उसने खफगी से मुँह फुलाकर कमरे से जाने के लिए जैसे ही कदम बढ़ाए थे, हाथ जामिन की गिरफ्त में आ गया। अच्छा ना यार, अपनी क्यूट सी बीवी को तंग ना करूं तो किसको करूं? उसने खड़े होते हुए हाला को गाल को प्यार से खींचते हुए कहा था और फिर बेड के बिल्कुल सामने लगे सीडी प्लेयर्स के सामने जाकर सीडीज चेक करने लगा था। हाला ने सूखा सांस लिया। कुछ देर बाद एक सॉन्ग सिलेक्ट करके उसने हाला को पुकारा था। एक विश पूरी कर सकती हो मेरी? जामिन ने बहुत आज से पूछा था। वो क्या? हाला ने बैग के ज़िप बंद करते हुए कहा। वो यही समझी कि कॉफ़ी या चाय की फरमाइश होगी। जामिन ने पीले का बटन ऑन किया और हाला के पास आकर उसके जानिब हाथ बढ़ाया था। मे आई होल्ड योर हैंड लेडी? उसकी मुस्कुराहट ने हाला को मैस्मराइज़ किया था। उसने कुछ कंफ्यूज्ड होकर उसके हाथ पर अपना हाथ रखा था। जामिन ने दूसरा हाथ बढ़ाकर उसके बालों से कैचर उतारा और बेड पर उछाला था, शोल्डर पर रखे और अपना बायां हाथ उसकी कमर के गिर्द बांधा था। उसका एक हाथ अपने हाला हैरत से सब देख रही थी। अब स्टेरियो पर नोरा जोनस की आवाज़ उभरी थी। कम अवे विद मी इन द नाइट, कम अवे विद मी एंड आई विल राइट योर सॉन्ग, कम अवे विद मी ऑन अ बस, कम अवे वेयर दे कैंट टेम्प्ट अस विद देयर लाइज, आई वॉन्ट टू वॉक विद यू ऑन अ क्लाउडी डेज इन फील्ड वेयर द येलो ग्रास ग्रोज नी हाई, so won't you try to come away with me, we'll kiss on a mountain top, come away with me and I'll never stop loving you, and I want to wake up with the rain falling on a tin roof when I'm safe there in your arms, so all I ask is for you to come away with me in the night, come away with me, let's join my steps। आगे पीछे अपने पाँव को ले जाते हुए वो लाइट्स रोमांटिक कपल डांस करवा रहा था। I can't dance with Zamin,
आई कांट डू दिस जामिन, हंसते हुए हाला बोली थी। वाई आर यू डूइंग दिस, आहिस्ता आहिस्ता उसके साथ फर्म हिलाते हुए हाला ने उसकी मुस्कुराती नज़रों में देखा था। कितना डिफरेंट शख्स अल्लाह ने उसे दिया था, जो उसे हर नए दिन में एक नया सरप्राइज़ करता था। ये मेरी बचपन की विश थी कि मैं अपनी वाइफ के साथ कपल डांस करूं। जामिन ने गैर संजीदा जवाब ने हाला को कहका लगाने पर मजबूर किया था। जामिन ने मोहब्बत पाश नज़रों से उसे हंसते चेहरे को देखा था। पिछले कुछ दिन से वो हाला को अपने लिए इतना रोता देख चुका था कि अब उसकी हंसी मुस्कुराती याद अपने साथ लेकर जाना चाहता था। बेइख्तियार जामिन ने उसके माथे पर बोसा देकर उसके इस तरह बद से महफूज रहने की दुआ की थी। इस तरह नज़र बद से महफूज रहने की दुआ की थी। आई वॉन्ट टू मेक योर एवरी नाइट एंड डे मेमोरेबल डेट विद स्पेंडिंग टुगेदर। उसकी गंभीर जज्बों से चूर आवाज़ पर हाला ने उसके सीने पर सर रखकर खुद को उसके जज्बे लुटाती नज़रों से छुपाया था। जामिन उसकी मासूम सी अदा पर अपनी मुस्कुराहट नहीं रोक पाया। अगले दिन सुबह उसकी फ्लाइट थी। सब उसे छोड़ने जा रहे थे। हाला भी साथ थी नकाब में। जामिन सबसे मिलकर जाने लगा तो हाला आंसू साफ करने लगी कि ना जाने कैसे हाला का नकाब नीचे गिर गया। उसने घबरा कर जल्दी से नकाब ऊपर करना चाहा कि तब तक देर हो चुकी थी और ज़मान शाह, जिसकी नज़रें गैर इख्तियारी तौर पर हाला पर पड़ी थीं, उसे बगैर नकाब के चेहरे को शशद्दत खड़ा देखता रहा। वो भी उसी फ्लाइट से लाहौर जा रहा था। ये वही SHO था जिसने हाला के कातिला होने की खबर अखबार में छपवाई थी, और ये रहमान शाह का बेटा भी था। डैडी, आई हैव फाउंड डेट बिच, ज़मान शाह ने अपने बाप को मैसेज टाइप किया था। साथ ही बाप की कॉल आ गई। उसने सारी तफसील उसे बताई थी। आसिम मलिक को वो अच्छी तरह जानते थे, मगर ये नहीं जानते थे कि वो सरफराज के बेस्ट फ्रेंड भी थे, और न ये जानते थे कि जामिन उनका बेटा है। इत्तेफाक से दोनों जहाज़ में बिजनेस क्लास में थे। जामिन आगे बैठा था और ज़मान शाह को पीछे सीट्स पर जाना था। जाते जाते उसने बहुत तरीके से जामिन की पिक्चर्स अपने मोबाइल में ली थी, अपने कारिंदों को सेंड की। आई नीड ऑल इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग दीज गाय अर्जेंटली, और साथ ही एक और बंदे को कॉल की जो कि इस्लामाबाद में था। उसे आसिम मलिक के घर की निगरानी पर लगाया हुआ था। जामिन हाला को सोचते हुए बेहद उदास था, मगर खुश भी था कि अब उनकी एक होने में सिर्फ एक हफ्ता ही दूर है। हाला का कल की हंसी और आज की उदासी हर रूप उसकी आंखों के सामने था। कानों में हैंड फ्री लगाए, सेट से पुश्त टिकाए हुए दुश्मने जाके उससे बेहद याद आ रही थी। फिर उसने आंखें खोलकर हाला के नंबर पर ब्रियन राइस का सॉन्ग शेयर किया। ये अंग्रेज़ है क्या? सारे इंग्लिश सॉन्ग्स। हाला ने जैसे ही व्हाट्सएप मैसेज ओपन किया, जामिन की शेयरिंग सॉन्ग को देखा। उसने हैंड फ्री बैग से निकाल कर कानों में लगाई थी। वो लोग घर वापस जा रहे थे। सब अपनी अपनी जगह जामिन के लिए उदास थे। हाला को बहुत अच्छा लगा था। जामिन अपनी फीलिंग्स के इजहार के लिए हाला को सॉन्ग शेयर करता था। अब भी ब्रियन राइस की आवाज़ ने हाला का दिल खींच लिया था। हे बेबी, व्हेन वी आर टुगेदर डूइंग दिस दैट वी लव, every time you are near I feel like I'm in heaven, feeling high, I don't want to let go girl, I just need you know to girl, I don't want to run away, I don't want to run away, bye baby, you are the one I need tonight, no promise baby, now I need to hold you tight, I just want to die in your arms here tonight. Hey baby, when we are together doing things that we love, every time you are near I feel like I'm in heaven, feeling high, I don't want to let go girl, I just need you know to girl, I don't want to run away, baby, you are the one I need tonight, no promises. Baby, now I need to hold you tight, I just want to die in your arms, I don't want to run away, I want to stay forever, through time and time, no promises. I don't want to run away, I don't want to be alone, no promises. I don't want to run away, I don't want to be alone, no promises. Baby, no, I need to hold you tight, now and forever my love, no promises. हाला ने सॉन्ग सुनते जामिन का एक और मैसेज रिसीव किया था। मिसिंग द लास्ट नाइट वाइल लिसनिंग टू दिस सॉन्ग, मिसिंग यू टू हबी। हाला ने बामुश्किल अपने आंसू रोकते हुए कहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो फिर से तपती धूप में खड़ी हो गई हो। जामिन की मौजूदगी किसी ठंडी छाँव की कम नहीं थी, मगर ये सोचकर ख़ुद को तसल्ली दी कि एक हफ्ते की तो बात है, फिर कोई दूरी उनके दरमियान नहीं आएगी। लाहौर से आगे एक गांव में रहमान शाह ने अपना अड्डा बनाया हुआ था जहां से गलत काम करता था। आज भी वो वहीं मौजूद था। ज़मान शाह सीधा उसके अड्डे पर पहुंचा था जहां रहमान बेचैनी से उसका इंतज़ार कर रहा था। ज़मान शाह लॉन्ज में दाखिल हुआ। बाप से बगलगीर होकर उसने सारी तफसील फिर से बताई थी, और ये भी कि उसने आसिम के घर की निगरानी शुरू करवा दी है। फिर उसने ज़मान की तस्वीरें भी उन्हें दिखाई थी। रहमान शाह ने उसके कंधे पर खुश होकर थपकी दी। हालांकि तो बहुत से
हाला की तरफ से तो बहुत से बदले निकलते थे। ना सिर्फ वो सबूत जो हाला के पास थे वो निकलवाने थे, बल्कि वो तमाम सबूत भी उन्हें चाहिए थे जिनका इल्म सिर्फ हाला को था। क्योंकि सरफराज की मौत के बाद उसने बहुत कोशिश की कि उससे वो सबूत मिल जाएं, जो कि अगर ISI के हाथ लग जाते तो उसे फांसी की फंदे से कोई नहीं बचा सकता था। हाला से ये गलती हुई कि जब रहमान शाह ने उसे किडनैप किया तो उसने गुस्से में कह दिया था कि वो सरफराज की बेटी है और उसके पास वो तमाम सबूत हैं जो पुलिस को दिखाकर उन्हें जेल करवाएगी। इन सबूतों का इल्म सिर्फ तनवीर को था और उसने हाला के बड़े होने के बाद उसे भी बता दिया था, मगर ये नहीं पता था कि वो इतनी बड़ी बेवकूफ़ी कर जाएगी। इसीलिए उसने हाला को वहाँ से उसी रात भगा दिया था और उन्हें सबूतों की वजह से रहमान शाह के उसके खून का प्यासा हो गया था। शाम तक ज़मीन के बारे में ज़मान शाह को सारी इन्फॉर्मेशन मिल चुकी थी, सिवाय उसके कि हाला उसके निकाह में है। ज़मान अब इस लड़की पर हाथ डालना इतना आसान नहीं है। आसिम मलिक जिन है ISI का। रहमान शाह ने फिक्रमंदी से कहा था, आप फिक्र न करें, ऐसा जाल फेंकूंगा कि मछली बासानी मेरे काबू में आ जाएगी। इस कमीनी का वो बैग दें जो इस रात यहीं रह गया था। अपनी शातिर मुस्कुराहट ने उसने बाप को तसल्ली दी थी। 2 दिन बाद ज़मान शाह ज़ामिन के ऑफिस में पहुंच चुका था, जहां वो अपनी आर्मी के यूनिफॉर्म में था। सर, SHO ज़मान शाह आपसे मिलना चाहते हैं। ज़ामिन उसका नाम सुनकर ठिठका था। अंदर भेज दो, उसने लम्हे की तौक़ुफ़ के बाद कहा था। थोड़ी देर बाद ज़मान शाह अंदर दाखिल हुआ। दोनों ने मुसाफ़ा किया था। जी फरमाइए, क्या खिदमत कर सकता हूँ मैं आपकी? ज़ामिन ने उससे अपने प्रोफेशनल अंदाज में पूछा था। खिदमत तो नहीं, बस एक हमारी कीमती चीज़ आपकी तहवील में है, वो चाहिए। ज़मान शाह ने अपनी खिदमत करख्त मुस्कुराहट से ज़ामिन से कहा था। ज़ामिन एकदम अलर्ट हुआ था। मैं समझा नहीं। मेरी कज़िन हाला, उसे कुछ दिन पहले मैंने इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर आपकी फैमिली के साथ देखा है। तो ज़ामिन ने अपनी बेतासुरत आंखों से उसे देखा था। तो ये कि आप हमें वापस करें, और ये भी एक मासूम की वो जान लेकर वो भागी है। मैं चूँकि एक ज़िम्मेदार ऑफ़िसर हूँ और मैं रिश्तेदारों को भी सज़ा देने से गुरेज़ नहीं करता हूँ। और आप कैसे आर्मी ऑफ़िसर हैं जिसने एक कातिला को पनाह दी हुई है? हा, ज़िम्मेदार, जो अपनी ही कज़िन की इज़्ज़त पर अपने मोताहतों से डाका डलवाए। ज़ामिन के कहने पर उसने कहका लगाया था। वो मेरी मनकूहा है सर, मैं मरकर भी ऐसा नहीं कर सकता। ये क्या बकवास है? ज़मान की बात ने उसका दिमाग भग से उड़ाया था। बकवास नहीं, सच है। ज़मान की बात पर उसने मुट्ठियाँ भींची थीं। सबूत? ज़ामिन ने चैलेंजिंग नज़रों से उसे देखा था। ज़रूर। खबासत से मुस्कुराहट उसने अपनी जेब से एक पेपर निकालकर उसकी जानिब बढ़ाया था। ज़ामिन ने गुस्से से वो पेपर उसके हाथ से लिया और पढ़कर उसे लगा उस ऑफिस की छत उस पर ही गिर गई हो। इतना बड़ा धोखा कि वो निकाहनामा था जिस पर हाला के ही साइन थे। वो इन सिग्नेचर्स को कैसे भूल सकता था? उम्मीद करता हूँ जल्द ही इसे हमारे हवाले करोगे, नहीं तो बंदा निकलवाने को और भी बहुत से तरीके मुझे आते हैं। ज़मान शाह अपनी जगह से खड़ा होता हुआ धमकी देकर उसे हैरान परेशान छोड़कर चला गया था। यकीन मत करना इस पर प्लीज़। ज़मान शाह के चले जाने के बाद ज़ामिन ने अपना निकाहनामा निकाला था। वो गिरने के ऐसे अंदाज में उस पर बैठा और सर दोनों हाथों में थाम लिया था। ये किस्मत ने कैसा मजाक किया था जिसे वो अपना सब कुछ मान चुका था, वो इस तरह के उसके जज्बों का इस्तेहसाल करेगी वो सोच भी नहीं सकता था। उसने फ़ोन उठाकर कोई नंबर मिलाया था। इस्लामाबाद की वेरी नेक्स्ट फ़्लाइट कब है और इसमें एक सीट अवेलेबल होगी? नहीं भी हो तो किसी तरह अरेंज करवाओ, मुझे कॉल करो। 5 मिनट बाद ही उसे तहमाद से कॉल आई थी। हेलो, ओके, 4 बजे। उसने घड़ी पर टाइम देखा तो 3 बज रहे थे। वो अपने ऑफिस में बनी अलमारी के जाने बढ़ा था। वहाँ से जीन्स और टी-शर्ट निकाली और ऑफिस में कुछ कपड़े ज़रूर रखता था कि कभी कभार उसे वहीं से आउट ऑफ सिटी जाना पड़ जाता था। वो तेज़ी से वॉशरूम की जाने बढ़ा था। कुछ 6 बजे का वक्त था। हाला इस वक्त घर में अकेली थी। रमशा और ज़ामिन की मम्मी उसके लिए शॉपिंग करने गई हुई थी, जबकि आसिम साहब भी किसी दोस्त से मिलने गए हुए थे। वो लॉन में रखी कुर्सियों पर बैठी शाम का मंजर एंजॉय कर रही थी कि मेन गेट से ज़ामिन को आते देखकर वो हैरत और खुशी से एकदम अपनी जगह से उठी थी। ज़ामिन सीधा उसी के जानिब आया था। मम्मी कहाँ है? ना सलाम, ना दुआ, ना कोई गर्मजोशी। हाला एकदम छिटकी थी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? आपने बताया ही नहीं अपने आने का। हाला ने खफगी से कहा था। जितना पूछा है उतना जवाब दो। ज़ामिन ने सख्त लहजे पर वो हक्का बक्का रह गई थी। मम्मी और रमशा शॉपिंग पर के लिए गई हैं और डैड भी नहीं है। वो भी उन दोनों को मम्मी और डैडी कहती थी। ये कि ताकीद उन्होंने ही की थी। पानी का गिलास लेकर मेरे रूम में आओ। ज़ामिन गुस्से से हुक्म देता हुआ लंबे लंबे ढक भरता हुआ अंदर चला गया था। हाला परेशान होती पानी का गिलास लेकर जीने की तरफ गई। उसने तो ज़ामिन के अजनबी लहजा परेशान कर रहा था।
नॉक करके वो कमरे में आई तो नज़रें सामने बेड पर टांगे लटकाए बैठे जामिन पर पड़ी थी। वो डरते हुए उसके पास आई और पानी का गिलास दिया जिसे वो एक सांस में खाली कर गया था। फिर गुस्से से पास खड़ी हाला को देखा जो उसके गुस्से को समझने से कासिर थी। जामिन, क्या बात है, क्या हुआ है? उसने डरते डरते उससे पूछा था और यही पूछना गज़ब हो गया। जामिन ने पूरी कुव्वत से गिलास सामने दीवार पर दे मारा था जो छनाके से टूट कर गिर गया और हाला की हलक से चीख निकल गई थी। क्या हुआ है? क्या हुआ है मुझे? ये पूछो, क्या कयामत गुजरी है मुझ पर? जामिन बेड से उठते हुए ज़ोर से चिल्लाया था। ये देखो, देखो इसे, क्या है ये? जामिन ने गुस्से से उसके सामने निकानामा लहराया जो जमान शाह ने उसे देकर गया था। हाला ने लरसते हाथों से उसे पकड़ा और उसकी आंखें फटी की फटी रह गई थी। ये झूठ है। बेख्तियार आंसू उसके गालों पर फिसलते रोई थी। आवाज़ में उसने अपनी बेगुनाही का सबूत देना चाहा था कि जामिन का ज़ोरदार थप्पड़ से वो उलट कर नीचे गिरी। जामिन ने कोई परवाह ना करते हुए उसके पास बैठते बालों से पकड़कर उसका चेहरा ऊंचा किया और अपना निकाहनामा उसके आगे किया था। अब इसको देखो, कहाँ कोई फ़र्क है, बताओ मुझे। जामिन ने गुस्से से दांत पीसे। उसके आगे ज़मीन पर 2 निकाहनामे रखे थे और उसके बाल झटके से छोटे। हाँ, हाला दोनों को देखकर सर पकड़ कर बैठ गई थी। उसे नहीं याद पड़ता था कि उस रात ऐसा कुछ हुआ था, तो फिर कैसे उसके साइन इन्हें पता चले। फिर इस बार हुआ कि उस रात उसका बैग वहीं रह गया था और उसकी चेकबुक। फिर वहीं से सब समझ गई थी, मगर उसने जामिन को कोई वजाहत ना देने का फ़ैसला कर लिया था। ये सब झूठ है, मगर फिर भी मैं आपको कोई वजह नहीं दूंगी। एक अज़म से उठते वो जामिन के मुकाबले आकर खड़ी हुई थी। किस खुशफहमी में मत रहना तुम। अगर मेरी नहीं हुई तो किसी की भी नहीं होगी। मैं ज़िंदा तुम्हें ज़मीन में ही गाड़ दूंगा, मगर किसी और के हवाले नहीं करूँगा। जामिन ने उसके बाजू को सख्ती से पकड़ते हुए कहा था और झटके से छोड़कर चला गया था, जबकि वो किस्मत के इस सतम ज़रफ़ी पर सिवाय मातम के और कुछ नहीं कर सकती थी। अभी वो घर से बाहर ही निकला था कि उसे अवैस आलम की कॉल आ गई थी। कहाँ हो? फ़ौरन मेरे पास पीसी में पहुँचो। अवैस आलम के किसी केस के सिलसिले में रावलपिंडी ही आए हुए थे और पीसी में ठहरे हुए थे। उन्हें तनवीर के साथ उस नकली निकाहनामे का पता चला था। उन्होंने जामिन के ऑफिस कॉल की। वहाँ से पता चला कि वो इस्लामाबाद आया हुआ है। उन्होंने कॉल करके उसे फ़ौरन बुलाया था। जामिन का दिमाग इस वक्त खौल रहा था। उसने गाड़ी का रुख होटल की जानिब किया था। कार पार्किंग में गाड़ी खड़ी करके उसने दोबारा उन्हें कॉल की और कमरा नंबर पूछा था। फिर सीधा उनके कमरे की जानिब बढ़ा था। जमान आज तुम्हारे पास आया था। उसने उन्हें सारी कहानी सुनाई। तुम्हारे ख्याल में ये सही है या गलत? उन्होंने उसे जाशिद नज़र से देखा था। सर, वो साइंस हालांकि ही हैं और बिल फ़र्ज़ नहीं हैं, तो उनके पास कहाँ से उसके इतने एग्जिट साइंस आए? जामिन की बात पर वो मुस्कुराए और फिर उसकी तनवीर से बात करवाई, जिसने उसे चेक बुक का राज खोला और उनके एक माहिर बंदे का बताया जिसने हाला के साइन की कॉपी की थी। जामिन तो शर्दिल रह गया था। ये क्या हो गया? उसने कॉल बंद करके फ़ोन अवैस साहब को पकड़ाया था। उसकी हालत देखकर उन्हें यह अंदाज़ा लगाने में देर नहीं लगी थी कि वो हाला के साथ कुछ गलत कर बैठा है। जामिन, गलतफहमी में किस हद तक नुकसान कर चुके हो? क्या वो वापसी का कोई रास्ता खुला छोड़कर आए हो या नहीं? उन्हें सबसे पहले शक यही हुआ था कि कहीं जामिन हाला को तलाक न दे आया हो। बहुत बुरा किया है, फिर भी शुक्र है कि इंतहाई हद तक नहीं पहुंचा। जामिन उनकी बात का मफ़हूम समझते हुए बोला था। जामिन, जज्बात को अकल पर कभी भी हावी मत आने देना आइंदा, और याद रखना गलतियां हर कोई करता है, मगर उनसे हमेशा सबक सीखना, दोहराना मत। अल्लाह तुम दोनों के लिए बेहतर करे। वो सब राज जो हमने सरफराज को दिए थे उसने बैंक के लॉकर में रखवाए हुए थे और अब तनवीर मुझे वो सब दे चुका है। हाला को भी पता था और उसने गलती से उनको बताकर अपने लिए मज़ीद ख़तरा मोल ले लिया। अब उसकी और भी ज़्यादा प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, क्योंकि रहमान किसी भी वक्त अब कुछ भी कर सकता है। उसके अरेस्ट वारंट मैं बनवा रहा हूँ और चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ को इन्वॉल्व कर रहा हूँ ताकि इसकी बचने की कोई ज़रूरत ना हो। उम्मीद है कल तक काम हो जाएगा और फिर ही हम उस पर हाथ डाल सकेंगे। तब तक तुम्हें बहुत अलर्ट रहना है। अभी वो बात कर ही रहे थे कि जामिन के मोबाइल पर अनजान नंबर से कॉल आई थी। हेलो, मैंने कहा था ना सीधी तरह से मेरे हवाले कर दो, मगर तुम्हें शायद बात समझ नहीं आई थी। अपनी चिड़िया मैं तुम्हारे कैसे निकाल लाया हूँ, मगर तुमने उसे जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने की गलती की उसकी सज़ा जल्द ही तुम्हें मिलेगी। क्या बकवास कर रहे हो तुम? हेलो। सही मायनों में तो क़यामत अब टूटी थी ज़मीन पर। जमान शाह की आवाज़ ने गोया सुर फूका हो उसके कानों में। क्या हुआ है? अवैस आलम ने सर पकड़े ज़मीन को झंझोड़ा था। उस बास्टर्ड ने हाला को किडनैप कर लिया है।
उसके मुंह से बामुश्किल ये अल्फाज निकले, फ़ौरन घर चलो। वो दोनों तेज़ी से जामिन के घर के लिए निकले थे। जामिन के चले जाने के बाद उसे लगा इस घर में उसका दम घुट जाएगा। वो कुछ देर के लिए यहाँ से निकल जाना चाहती थी। उसने आंसू साफ किए। जामिन के कमरे से निकलकर वो रमशा के कमरे में आई, चादर अच्छे से मुँह छुपाए नीचे आई और बाहर के गेट की जानिब बढ़ी थी। एक गलती जामिन ने की थी, उस पर एतबार ना करके अब एक गलती हाला कर रही थी, इस चारदीवारी से अकेले निकलने की। और फिर गलतियों का तो भरना पड़ता है। चाचा प्लीज़ दरवाज़ा खोल दें, मैं बस यहीं करीबी पार्क तक जा रही हूँ, उसने चौकीदार को कहा था। मगर बेटा आपको अकेले जाने की इजाज़त नहीं है। उन्होंने आसिम साहब ने सख्ती से मना किया हुआ था कि हाला को अकेले ना निकलने दें। बाहर अंकल के गार्ड्स हैं ना, आप उनको कहें मुझे फॉलो करें। चाचा ने उन्हें फ़ोन किया और यूँ हाला करीबी पार्क तक गई थी। इस वक्त वो कहीं भाग जाना चाहती थी। वो गाल अभी भी सन्ना रहा था जहाँ जामिन ने थप्पड़ मारा था। वो थप्पड़ से बढ़कर जामिन की बेअतबारी से मार डाल रही थी। क्या वो इस काबिल भी नहीं थी कि उसे एक मौका भी जामिन देता? उन्हीं सोचों में वो आगे बढ़ती जा रही थी। पार्क में इस वक्त एक आधा लोग ही मौजूद थे। हाला ये नहीं जानती थी कि आसिम साहब का कारिंदों के अलावा जमान के बंदे भी उसे फॉलो कर रहे हैं। जमान के बंदे एक दरख्त की ओट में आसिम साहब के बंदों का निशाना लिए हुए थे। उन्होंने ऐसी गोलियां उनकी जानिब फेंकी जिनके पिस्टल से निकलने की कोई आवाज़ ही नहीं थी और उनके आगे ऐसा लिक्विड लगा था जो उन इंसानों के जिस्म में गोली के थ्रू जाते ही उसे कुछ देर के लिए बेहोश कर देता था। जैसे ही आसिम साहब का कारिंदे बेहोश हुए, जमान के एक शख्स हाला के पास आया था जो बेंच पर इर्द गिर्द बेगाना बैठी थी। उसने पीछे से एक रुमाल हाला के चेहरे पर रखकर आहिस्तेगी से हाला को उठाकर पार्क के पिछले रास्ते से निकाल गया था जहां जमान शाह की गाड़ी में बैठा हुआ था। जामिन और अवैस आलम जैसे ही घर पहुंचे थे, वहां रमशा, जामिन की मम्मी और आसिम साहब पहले से ही मौजूद थे, जिन्हें चौकीदार ने हाला के घर से बाहर पार्क में जाने का बता दिया था। उन्होंने अपने मजीद बंदे पार्क की जानिब भेज दिए थे। क्या बकवास कर रहे हो? ठीक है, उन्हें हॉस्पिटल पहुँचाओ। क्या हुआ? अवैस साहब ने आसिम मलिक से पूछा था। वो दो लड़के जो हाला को फॉलो कर रहे थे वो पार्क में बेहोश मिले हैं, उन्होंने तफसीली बताई थी। मुझे सरबा बार की कॉल करनी पड़ेगी। मुझे सरबा कार को कॉल करनी पड़ेगी। उन्हें खुला छोड़ना खतरे से खाली नहीं है। अवैस आलम ने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का जिक्र करते हुए उन्हें कॉल की थी। कुछ देर बाद उनके PIA ने लाइन थ्रू करवाई। हेलो सर, कैसे हैं आप? सर, आपको कल एक फ़ाइल भिजवाई थी। जी, रहमान शाह की। सर, उसके अड्डों पे रेड करना है, मस्ट हो गया है क्योंकि उसने हमें पर्सनल अटैक किया है और आसिम मलिक की बहू को कुछ देर पहले ही किडनैप किया है। सर, वो बस अभी तो निकाह किया था। सर, आपने परमिशन है तो आज रात ही। थैंक यू सर, अल्लाह हाफिज़। उनकी गुफ्तगू से इतना तो अंदाज़ा हो गया था कि सर बाकिर ने उन्हें परमिशन दे दी है। सर ने कहा है कि आप रेड की तैयारियाँ करें। उनका एक बंदा अभी उसके वारंट गिरफ्तारी लेकर यहाँ पहुँच रहा है। उन्होंने जामन को देखते हुए कहा कि इसी वक्त तनवीर की कॉल आ गई थी। हाँ तनवीर, क्या रिपोर्ट है? अवैस साहब ने पूछा था। सर, वो हाला को लेकर अपने अड्डे पर ही हैं। जल्द आप लोग पहुँचें, मैं यहाँ से कुछ रास्ते क्लियर करवाता हूँ। अब बेफिक्र होकर आएँ। मैंने अपनी एक अलग टीम इसके खिलाफ बनाई हुई है, हम आपको अपडेट्स देते रहेंगे। ये कहते साथ ही उसने कॉल कट कर दी थी। लाहौर कॉल करके सबको अलर्ट करो जामिन। उन्होंने जामिन को हिदायत देकर सामिया को कॉल की थी। हाँ बेटा, मैं तुम्हें नंबर सेंड कर रहा हूँ, ये तनवीर का है। तुम अपने सॉफ्टवेयर पर इसकी लोकेशन अभी सर्च आउट करो। हम आज रात ही रेड कर रहे हैं। वो कॉल कर ही रहे थे कि बाकिर साहब का बंदा वारंट गिरफ्तारी लेकर आ गया था। सामिया को हिदायत देकर वो फारिग हुए। उन्होंने पेपर पकड़े और सीधा आर्मी एयर बेस पहुँचे। रास्ते में ही हेलीकॉप्टर रेडी करने का कहा था। उनके पहुँचते ही तमाम इंतजाम पूरे थे और वो और जामिन पहले हेलीकॉप्टर में लाहौर की जानिब रवाना हुए थे। यू ब्लडी पिच, हमारे खिलाफ सबूत देने लगी थी। बता, किधर है वो पेपर्स? जमान शाह कुछ देर पहले ही उसे लेकर अपने अड्डे पर पहुंचा था। ऊपर वाली स्टोरी में ये एक बेडरूम में उसे लेकर पहुंचा। उसके मुंह पर एक ज़ोरदार थप्पड़ मारते हुए गुस्से से बोला था, मर जाऊंगी मगर कोई सबूत तुम्हारे हवाले नहीं करूंगी। इतना भारी थप्पड़ खाने के बावजूद भी वो निडर लहजे में उसके आंखों में आंखें डालकर बोली थी। तनवीर भी पास खड़ा बामुश्किल खुद पर काबू कर खड़ा था। बहरहाल वो उनके रेड से पहले जमान शाह और रहमान शाह को किसी किस्म का शक नहीं होने देना चाहता था कि वो उनका बंदा नहीं है। क्या बकवास की है, जमान शाह तो बिखर गया था और फिर थप्पड़ों की बारिश उसने हाला के मुंह पर कर दी थी। उसका होठ फट गया था और मुंह पर नील पड़ गए थे। बांधो इस बिच को, कल तक एक दो और इससे भी ख़तरनाक
खुराकें मिलेंगी ना तो सीधी हो जाएगी, अकड़ती है जमान शाह के आगे जिससे एक ज़माना पनाह मांगता है। जमान शाह मुंह से कफ उड़ाता हुआ तनवीर को कहकर चला गया था। वो आहिस्ता से उसके करीब आया, आहिस्ता से उसे सीधा किया तो उसका दिल कट गया था हाला का सूजा हुआ चेहरा देखकर। अपने जिस दोस्त नुमा भाई और उसकी औलाद के लिए उसने उम्र त्याग दी थी, आज उसके सामने उसका ये हाल हो गया है। उसने बामुश्किल अपने आंसू रोके, क्योंकि इस वक्त जज्बात से नहीं अकल से काम लेने का वक्त था। ज़रा सी भी चूक होती तो हाला उन सब के हाथ से निकल जाती, लिहाजा उसने अपने जज्बात को काबू किया। हेलीकॉप्टर से उतरकर वो दोनों हेड क्वार्टर्स पहुँचे, जहाँ उनकी पूरी टीम पहले से ही तैयार थी। समिया ने जगह ट्रेस आउट करके पूरा मैप उनके सामने खोला था। साथ साथ तनवीर के मैसेजेस भी आ रहे थे कि कौन कौन सा एरिया उन्होंने खाली करवा लिया है। सिवाय समिया और असवंत के और किसी को नहीं पता था कि इस रेड में जामिन की बीवी को भी बाजियाब करवाना है। वो सब अल्लाह का नाम लेकर गाड़ियों में निकले थे। समिया भी साथ थी और वक्तन फ़वक्तन मैप से सारा रास्ता बता रही थी। इस एरिया से कोई 100 गज़ की ज़मीन पर सिर्फ ऊंची ऊंची घास और दरख्त थे। दूर से देखने पर कोई ये अंदाज़ा नहीं लगा सकता था कि यहाँ कुछ दूर कोई रिहाइश भी हो सकती है। जामिन गाड़ियों से उतरता हुआ अपनी टीम को लीड करता ज़मीन पर लेट कर आगे बढ़ रहा था, यहाँ तक कि वो रिहायशी एरिया के पास आ गए थे। जामिन ने सबको मुख्तलिफ रास्तों से अंदर जाने को कहा था। तनवीर बता चुका था कि हाला को ऊपर के पोर्शन में रखा गया है। जामिन असफंद और अपनी ड्यूटी ट्रांसफ़र करके खुद ऊपर के पोर्शन की तरफ पानी के पाइप से चढ़ा। किसी सांप की तरह वो एक कमरे की खिड़की के पास पहुंचा जहां हाला थी। जामिन ने खिड़की से ज़रा सा झांक कर देखा तो जमान शाह और रहमान शाह नज़र आए। कुछ मुंह खोला है उसने या नहीं? रहमान शाह ने गुस्से से उसे घूरते हुए बोला था। नहीं, बहुत ढीठ है। जमान शाह की लाल अंगारा आंखें उस पर जमी थीं। बस फिर आज की रात इसे कमरे में रहकर अपनी ज़बान में समझाओ। अभी रहमान शाह की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि नीचे से फायरिंग की आवाज़ आई। ये क्या हुआ है? तुम इसको नहीं छोड़ना। रहमान शाह घबराकर भागा था। इसी लम्हे जामिन शीशे तोड़ता हुआ कमरे में आया था। तुम? जमान शाह तो उसे देखकर शशद्दत रह गया था। इसको वहमो गुमान में भी नहीं था कि इतनी जल्दी ये लोग कोई एक्शन ले लेंगे। वो इस वक्त खाली हाथ था। जामिन ने गन का रुख उसकी जानिब करके उसका हाथ उठाने से कहा था। हाला को जिस कुर्सी से बांधा गया था उसकी पुश्त जामिन की जानिब ही थी। उसने अभी हाला को नहीं देखा था और न ही हाला ने उसे, मगर उसे पता चल गया था कि उसका निजात जिंदा आ गया है। हाँ, मैं तुम्हारा बाप, जामिन ने दांत पीसते हुए कहा था। अब उस नीचे से फायरिंग की आवाज़ें आनी बंद हो गई थी। हाँ, उसने हाथ बढ़ाकर हाला की कुर्सी का रुख अपनी जानिब किया और जो चेहरा उसके सामने था उसने उसे अंदर से गुस्से से शदीद लहर पैदा की थी। जगह जगह नील और फटा होठ जिस पर अब खून जम चुका था। जामिन को हाला की जानिब मुतवज्जह देखकर जमान ने भागने की कोशिश की, मगर जामिन की गन से निकलने वाली गोली ने उसकी टांग जख्मी करके उसकी कोशिश को नाकाम बना दिया था। जमान ये भूल गया था कि सीक्रेट एजेंट्स की 2 नहीं 10 आंखें होती हैं। इसी वक्त तनवीर अंदर आया। जमान तो तनवीर के मुंह से निकलने वाले अल्फाज सुनकर शशद्दत रह गया था। अब उसे समझ आ गया कि जमान कैसे इतनी जल्दी हरकत में आ गए थे। आस्तीन के सांप। जमान तनवीर पर फुंकारा, मगर ज़ख्मी टांग की वजह से कुछ करने की पोजीशन में नहीं था। आप हाला को लेकर जाएं। इस कमीने को मैं इसके अंजाम तक पहुंचा कर आऊँगा, जिसने मेरी ज़िंदगी को ख़त्म करने की कोशिश की है। इसमें इतनी आसानी से माफ़ नहीं कर सकता। ड्रिल मशीन कहाँ है? उसने अपनी नज़रें जमान पर जमाते हुए कहा, जिनमें से चिंगारियाँ निकल रही थीं। तनवीर ने उसे कमरे से की एक अलमारी से ड्रिल मशीन निकालकर जामिन को दी थी। जामिन? हाला ने परेशान होकर उसे देखा था। अंकल, इसे ले जाएं। जामिन तो जैसे हाला की आवाज़ सुन ही नहीं रहा था। तनवीर हाला के हाथ पाँव खोलकर उसे लेकर बाहर निकल गए। अंकल, जामिन क्या करने लगे हैं उसके साथ? हाला ने बाहर आकर दहशत से तनवीर को देखते हुए कहा था। साथ ही अंदर से ड्रिल की और किसी की दिल खरोश चीखों की आवाज़ें आई थी। ये हाला तो दहशत से कुछ बोल ही नहीं पाई थी। उसने मेरी जिस प्यारी बेटी का ये हाल किया है, तो एक गोली उसका बदला लेने के लिए काफ़ी नहीं थी। बस अब तुम चलो यहाँ से। ये कहते साथ ही वो शशद्दत खड़ी हाला को लेकर बाहर आ गए थे। अगले कुछ दिनों में रहमान का सारा न सिर्फ गैंग पकड़ा जा चुका था और उनके तो सच से बहुत से और शरपसंद गिरोह होकर पकड़ जा चुका था, जो पाकिस्तान में मुख्तलिफ जगहों पर दहशत गर्दी के वाक़यात में इन्वॉल्व थे। रहमान से उन्होंने ये भी कन्फेस करवा लिया था कि सरफराज को उस रात उसने मरवाया था और इस जुर्म में उसे फांसी की सज़ा सुनाई गई थी।
असफंद और समिया की शादी तय हो गई थी। हाला को आसिम साहब अपने घर ले आए थे, जबकि जामिन ने सब ने बॉयकॉट किया था, क्योंकि हाला ने सबको उस शाम के थप्पड़ वाली बात बताकर रुखसती से इनकार कर दिया था, जो हाला के चेहरे के ज़ख्म ठीक होने के हफ्ता बाद रखी थी। मगर वो सब जानने के बाद सब ने उसका साथ दिया था और उसका अपने ही घर में दाखिला ममनू कर दिया था। जामिन को 2 हफ्ते से ज़्यादा हो गए थे। रोज़ वो हाला को कॉल्स करता और ढेरों मैसेजेस, मगर वो किसी का रिप्लाई नहीं कर रही थी। एक दिन तंग आकर उसने बहन को फ़ोन किया था। क्यों फ़ोन किया है आपने मुझे? वो गुस्से से बोली थी। यार क्या हो गया है तुम सबको, बस कर दो अब। भाभी भाई से ज़्यादा प्यारी हो गई है। याद करो वो दिन जब मैं तुम्हारे एक बुक ढूंढने के लिए ट्रेनिंग से थका हुआ आया था और फिर भी सारा दिन सड़कों पर मारा मारा फिरता था। वो दिन भी याद करो जब बारिश में गाड़ी ख़राब हुई थी और सर्दियों की बारिश में तुम्हें भीगने से बचाने के लिए मैं वो वर्कशॉप तक गाड़ी को धक्का लगाकर ले गया था। और आज मेरी एक गलतफहमी की तुम सब इतनी कड़ी सज़ा दे रहे हो। मैं अपनी फैमिली होते हुए भी तन्हा हो गया हूँ। जामिन ने पूरी तरह प्लानिंग करके रिमशा को घेरा था और अपनी जज्बाती एक्टिंग उसका दिल किया खुद को उसका अक्सीर कर दे और खुद को ऑस्कर दे दे। अच्छा भाई बस करो, मैं तो कब का तुम्हें माफ़ कर चुकी हूँ। मगर भाभी कुछ सुनने को तैयार ही नहीं है। आकर रिमशा उसके जज्बाती बातों से ज़ेर असर हो गई थी। तुम्हारी भाभी की तो ऐसी की तैसी, अब वो मेरी प्लानिंग देखे। वो सबको सिर्फ दिल ही में ही सोच सका था। तुम बस मेरे थोड़ी हेल्प कर दो, जैसे जैसे मैं कहूँ वैसे वैसे ही करना। और हाँ प्लीज़ उसको कोई पिक्चर ही सेंड कर दो, वाना सी हर। रमशा को अपनी साथ मिलाते हुए आखिर में दिल के हाथों मजबूर होकर उसने कहा था। ओ वाओ, रमशा भी अपने भाई भाभी को अब इकट्ठा देखना चाहती थी। तो ओके, वो तो मैं भी अभी कर देती हूँ। ओके वाई नॉट। भाभी वाओ कितनी क्यूट लग रही हैं आप इस कलर में, चलें एक सेल्फी हो जाए। वो जो लॉन्ज में बैठी समिया की शादी में पहनने के लिए कपड़े की डिज़ाइन देख रही थी। रिमशा की इस मासूम सी फरमाइश पर बेइख्तियार उस पर बहुत प्यार आया था। अगर भाभी को पता चल जाए कि किस मकसद से ये पिक्चर ले रही हो, तो ये हाथ जो मेरे गिर्द प्यार से लपेटा है, मेरी गर्दन दबाने में 1 सेकंड की देर नहीं लगाए। ज़मीन बेचैनी से इंतज़ार कर रहा था रमशा के मैसेजेस का। कितने दिन हो गए थे उस दुश्मनी जा को देखे हुए। कुछ देर बाद उसे व्हाट्सएप पर मैसेज की टोन सुनाई दी। उसने तेज़ी से मैसेज ओपन किया तो रिमशा और हाला की तस्वीरें नजर आई थीं। लाइट लेमन और फिरोज़ी ड्रेस में वो हमेशा की तरह उसके दिल की दुनिया तहवा बाला कर गई थी। मिसिंग यू स्वीट हार्ट, टेरिबली। कितने ही उसकी संगत में गुजरे यादगार लम्हे उसकी नज़रों के आगे से गुजरे थे। यार तुझसे ज़्यादा बेमुरव्वत दोस्त ना देखा ना सुना। जामिन ने असफंद को कॉल की, जो अपनी शादी की छुट्टियां लेकर घर गया हुआ था। ये एक दिन बाद मेहंदी थी। अगली बकवास कर। असफंद का दिमाग भी हाला वाली बात पर तपा हुआ था। यार बस कर, अब क्या सबके साथ साथ तुझसे भी माफ़ी मांगूं? वो सब शदीद मोहब्बत में हो गया था। जामिन ने अपनी इजाफा करने की कोशिश की थी। बेटा अगर मोहब्बत में ऐसा किया तो फिर रुखसती के बाद हम हाला को नील वील नहीं देखेंगे। असफंद के तंज पर वो बामुश्किल अपने कहकर देख सका था। अच्छा यार तो बस मेरा अपनी शादी में आने वाला मामला बहाल कर, और डैडी ने तो सख्ती से मना किया हुआ है कि मैं तेरी शादी में नज़र भी नहीं आऊँ। खैर तुझसे फड्डे अपनी जगह, मगर तेरे बगैर तो मैं निकाह के पेपर साइन नहीं करूँगा। असफंद की मोहब्बत पर उसे फ़ख्र हुआ था। थैंक्स बडी, मगर इलाका गैर में ये खबर ना पहुँचे। जामिन तो कितना डरता है हाला से। हा। असफंद की हंसी ने उसे तपाया था। बेटा कुछ दिन बाद तुझसे पूछूंगा। हेलो यार, मैं एक एड्रेस भेज रहा हूँ, प्लीज़ किसी भी तरह हाला ने मेहंदी की रात यहीं पहुँचना है। ये तुम पर डिपेंड करता है कि तुमने उसे कैसे मनाना है। जामिन के मैसेज ने समिया को अच्छा खासा परेशान किया हुआ था। भाई खुद तो मजनू बने हुए हैं, मुझे किस बात की सज़ा दे रहे हो? रमशा ने बेचारगी से सोचा था। शाम में रमशा ने एक पार्सल मौसूल किया। भाभी आपसे एक रिक्वेस्ट करनी है, प्लीज़ मानेंगी? रमशा पार्सल लेकर हाला के पास आई थी। हाँ स्वीटी क्यों नहीं, हाला ने प्यार से उसे कहा था। दोनों इसी वक्त रमशा के ही रूम में थे। मैंने नेट पर एक ड्रेस देखा था, मुझे बहुत अच्छा लगा और मैंने आपके लिए ऑर्डर दे दिया है। मेरी विश है कि आज आप यही पहने। रमशा ने मोहब्बत से उसे कहा था। ओ डियर थैंक यू, मगर अब उसका क्या करूं जो हम कल लेकर आए थे? उसने बेचारगी से कहा था। अच्छा चलो दिखाओ, यही पहनूंगी। खुश? उसने मोहब्बत से उसे कहा था। ओह थैंक यू। हाला ने पैकिंग खोली तो उसमें से बहुत ही स्टाइलिश सा
येलो ग्रीन कलर का, ऑरेंज, ऑलिव ग्रीन और ऑरेंज और रेड के रंगों से इम्तियाज का गरारा और लॉन्ग शर्ट पर नफीस मगर हैवी काम हुआ हुआ था। वो तो ब्राइडल ड्रेस लग रहा है, हाला ने उलझते हुए कहा था। प्लीज़ भाभी। ओके ओके। हाला के मान जाने पर उसने मोहब्बत से उसे गले लगा लिया था और जामिन को डन के साथ विक्ट्री का निशान भेजा था। ये असफन की मेहंदी के फंक्शन की बात है। हर जानिब रंग व बू का सैलाब था, सिवाय हाला के। सबको बताया जा चुका था कि जामिन आ रहा है इस फंक्शन में। असफंद ने बड़ी पेशकश के बाद बिला आखिर सबको मना लिया था। सो स्वीटी, मैं किस ये रियासत के शहजादे से कम नहीं लग रही थी। वो सूट में किसी रियासत के शहजादी से कम नहीं लग रही थी। लंबे घने बाल खुले, हालत जामिन के भेजे हुए खूबसूरत से किए गए मेकअप में, नाजुक सी ज्वेलरी पहने, माथे पर एक साइड पर झूमर लगाए, यहाँ से वहाँ फिर रही थी। सारा फंक्शन असफंद के घर के लॉन में ही अरेंज किया गया था। पहले लड़के वालों की मेहंदी लानी थी, फिर लड़की वालों ने। चूँकि कंबाइन फंक्शन था तो दोनों साइड से बारी बारी आना डिसाइड किया गया था। आसिम साहब और जामिन की मदद बड़े फ़ख्र से हाला की तारीफ़ अपनी बीवी की हैसियत से सब में करवा चुके थे। आसिम साहब और जामिन की मदर बड़े फ़ख्र से हाला की तारुफ अपनी बहू की हैसियत से सब में करवा चुके थे। हाला समिया की बहन के फ़राइज़ अंजाम दे रही थी। जब लड़के वाले थाल उठाए मेहंदी लेकर आए तो हाला इनको रिसीव करने में एंट्रेंस के एंड पर समिया के घर वालों के साथ खड़ी थी। असफंद की बहनें और कजिन्स मेहंदी के थाल पकड़े आगे थीं, जबकि लड़के और उसके दोस्तों ने लाना था। हाला फूलों के साथ थाल पकड़े खड़ी थी। जैसे ही असफंद के कजिन्स मेहंदी लेकर अंदर आ गईं तो उनके पीछे 10 हैवी बाइक्स पे असफंद के कजिन्स ने अपनी एंट्री दी। सब लड़के वाइट शलवार कमीज़ में डिफरेंट कलर के वास्कट्स पहने, ग्लासेस लगाए हुए थे। सबसे उसे मंजर को एंजॉय किया और चीखी और तालियां बजाकर लड़के वालों की एंट्री को अप्रिशिएट किया था। आखिर में 2 हैवी बाइक्स थीं, जिनमें से एक पे असफंद और दूसरी हैवी बाइक पे बैठे शख्स को देखकर हाला को लगा उसके चारों जानिब रोशनियां भर गई हों। दिल के किसी कोने में बहुत शदीद ख्वाहिश थी कि इस सितमगर को आज देखने की। वाइट शलवार कमीज़ पर ऑलिव ग्रीन वास्कट पहने, ग्लासेस लगाए भी किसी रियासत के शहजादे से कम नहीं लग रहा था। उसने अपनी बाइक बिल्कुल हाला के पास रोकी और फिर उससे उतरकर उससे नज़रें भरकर देखा था। हाय माय लेडी, हल्के से उसके पास से गुजरते हुए वो बोला था, जबकि हाला तो अभी तक उसके साहिर की मुस्कुराहट से शहर से नहीं निकल पाई थी। जिस कदर वो हर्ट हुई थी, अभी इतनी जल्दी वो उसको माफ़ करने के हक़ में नहीं थी। वो स्टेज के पास खड़ी मिठाइयों की चीज़ें अरेंज करती स्टेज पर पहुंच रही थी कि उसको व्हाट्सएप पर मैसेज की टोन आई थी। उसने मैसेज ओपन किया तो जामिन का मैसेज था। वांना टेक यू टू नाइट टू अ प्लीज़ where no one could see is I could tell you how much I love you। और साथ ढेर सारे हार्ट्स और किसिंग इमोजी थे। हालांकि गाल दहक उठे थे। उसने गैर इख्तियारी तौर पर जो नहीं नज़र उठाकर सामने देखा तो स्टेज पर असफंद के साथ बैठे जामिन ने नज़रें मिली, जो उसके ब्लशिंग फेस को देख रहा था। उसे अपनी तरफ देखते पाया तो अपनी शरारती मुस्कुराहट समेत उसे आँख मारी थी। हाला ने बेइख्तियार रुख फेर कर अपने धड़क धड़क करते दिल को संभाला था। मेहंदी की रस्म के बाद जैसे ही ग्रुप फ़ोटोज़ का सिलसिला शुरू हुआ, असफंद ने आसिम साहब और उनकी फैमिली को आने को कहा था। आसिम साहब और उनकी बेगम सामिया और असफंद के साथ सोफ़े पर बैठ गए थे, जबकि हाला और रमशा सोफ़े के पीछे चली गई थी। हाला ने शुक्र किया कि जामिन नहीं था वहाँ, मगर ये शुक्र थोड़ी देर का था। जैसे ही फोटोग्राफर पिक्चर लेने लगा, असफंद ने उसे रोका, इधर उधर देखा कि दाईं तरफ से जामिन आता दिखाई दिया था। हाला जज्बस हुई जब जामिन उसके दाईं तरफ आया, क्योंकि उसके बाईं तरफ रमशा खड़ी थी। अभी फोटोग्राफर तस्वीर लेने ही वाला था कि हाला को अपनी कमर पर जामिन का हाथ सराता हुआ महसूस हुआ। उसकी तो सांसें सीने में ही अटक गई थी। भाभी प्लीज़ थोड़ा सा स्माइल करें। फोटोग्राफर भी उनका जानने वाला था, जिसको पता था कि हाला जामिन की मनगोहा है। हाला ने ये गुस्सैली नज़र जामिन पर डाली थी, जो सामने देखकर शरारती अंदाज में मुस्कुराया था। हाला ने एक सेकंड में कुछ सोचा और अपना पाँव उसके अंदाजे से आगे करके उसे अपनी हील के नीचे जामिन के पाँव ज़ोर से दबाया था। जामिन एकदम चीखा और हाला ने फ़ौरन पाँव खींचकर मुंह नीचे करके अपनी हंसी कंट्रोल की थी। क्या हुआ? सबने एकदम परेशानी से पूछा था। नहीं, वो पाँव में कुछ काटा है। असफंद परेशानी से खड़ा हुआ। दिखाओ। अरे कुछ नहीं हुआ, बैठो तो। उसे हटाकर अब की मर्तबा जामिन ने तमीज़ से फैमिली पिक्चर ली थी। खाने के बाद रिमशा हाला के पास आई थी। भाभी, वो मैं अवैस अंकल बाहर गाड़ी में बैठे हैं, कह रहे हैं कि आपसे कुछ बात करनी है। तो क्या हुआ?
वो जा रहे हैं? हाला ने हैरान होकर पूछा था। शायद आप जल्दी से जाएं। हाला तेज़ी से अपना लहंगा उठाकर बाहर आई थी। अभी वो गली में निकली ही थी कि ढूंढ रही थी कि हाला को एक हाथ थामा था। उसने डर कर देखा तो वो जामिन था, जो उसे लिए अपनी गाड़ी की जानिब बढ़ रहा था। क्या कर रहे हैं? कहाँ ले जा रहे हैं? छोड़े मेरा हाथ। वो उसके हाथ से अपना हाथ छुड़ाते हुए बोली थी, जो खामोशी से उसे लिए उसकी गाड़ी में बैठा तेज़ी से ड्राइविंग सीट की जानिब आया। मुबादा के वो लॉक खोलकर बैठते साथ ही वो जन से गाड़ी ले बैठा था। आप लॉक खोल रही हैं या नहीं? मैं शोर मचाऊं? हाला को समझ आ गई थी कि जब तक जामिन लॉक नहीं खोलेगा उसकी साइड का दरवाज़ा नहीं खुलेगा। वो थक हार कर बैठ गई थी। जामिन खामोशी से कोई नंबर मिला रहा था। हेलो, मेरे अम्मा अब्बा को बता देना कि हाला की रुखसती हो गई है। इस वक्त वो अपने मियाँ के साथ अपने घर जा रही है और वहाँ से डायरेक्ट उसके बेडरूम में। जामिन की बात सुनकर उसके हाथ पाँव ठंडे हुए थे। हाँ, ऑफ कोर्स, मैं कैसे बर्दाश्त कर सकता हूँ कि मुझसे पहले तू प्योर शादीशुदा कहलाए। एवं तो आज का ड्रेस नहीं भिजवाया था, दुल्हन बना कर ही उसे अपने रूम में लेकर जाना था। जामिन तो आज से शौक पे शौक देने पे तुला हुआ था। उसने कनखियों से हालांकि हैरान चेहरे को देखा था। चल, अब बाकी सब तुमको संभालना है, अब बाकी सबको तुमने संभाल लेना है। कहते साथ ही उसने फ़ोन बंद करके एक नज़र हाला के गुस्सैले चेहरे पर डाली थी। फिर हाथ बढ़ाकर उसका झूमर ठीक किया जो उसे गाड़ी में ज़बरदस्ती बिठाने के चक्कर में अपनी जगह से हट गया था। हाला ने गुस्से से उसका हाथ झटका था। ध्यान से गाड़ी चलाएं। जिस गोल्डन नाइट के चक्कर में ये सारी प्लानिंग की है ना, एक्सीडेंट करा कर कहीं इससे महरूम ना हो जाइए। हाँ। उसकी चली कटी बात ने जामिन को कहकर लगाने पर मजबूर कर दिया था। किसी भूल में मत रहिएगा, मैं इतनी आसानी से आपको इरादों में कामयाब नहीं होने दूंगी। उसने गुस्से से जामिन को घूरा था। हाँ, दुश्मनी का खुल्लम खुल्ला ऐलान जामिन उसके लहजे पर महसूस हुआ था। घर आते ही गाड़ी अंदर ले जाकर उसने हाला की साइड का दरवाज़ा खोला और एक मरतबा फिर आज उसे कोई मौका दिए बगैर अपने बाजू में उठा लिया। जामिन छोड़े, मैं चली जाऊंगी। वो उसके सीने पर मुक्के मारते हुए चिल्लाई थी। जामिन ने झुककर उसे गुस्से से लाल होती प्यारी सी नाक की टिप पर किस की थी और फिर यही उसकी बोलती बंद हो गई थी। कमरे में लाकर उसे बेड पर बिठाते जामिन ने पलटकर कमरे का दरवाज़ा लॉक किया। हालांकि तो हालत ही गैर हो रही थी। वो उसके सामने दो जानों बेड के पास बैठा और उसकी गोद में सर रख दिया था। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर ईच एंड एवरीथिंग। मैंने आप पे हाथ अपनी मोहब्बत के इंतहा में उठाया था। मेरे लिए तस्वीर ही इतना जानलेवा था कि कोई आपका दावेदार बनकर मेरे पास आए। और वो कहते हैं ना कि मोहब्बत अंधी होती है, और आपको पता है इश्क इंसान को अंधा कर देता है। और आपसे मैंने इश्क किया था। फिर भी मैं सबके लिए माफ़ी मांगता हूँ। जितना मारना है मुझे मार लें, मगर मुझसे ये दूरी वाली बात मत करें। मैंने ये दिन बहुत तकलीफ़ में गुजारे हैं, प्लीज़ हाला। जामिन अभी भी बात कर ही रहा था कि एक आंसू का कतरा उसके बालों पर गिरा था। एकदम उसने सर उठाया तो दूसरी तरफ बरसात शुरू हो चुकी थी। हाला मेरी जान। वो बेइख्तियार उसके पास बेड पर बैठा और उसे बाहों में लेना चाहा कि उसने रोते हुए गुस्से से उसका हाथ झटका था। बोलिए, हाथ मत लगाइए मुझे, वो रोते हुए बोली थी। जामिन ने ज़बरदस्ती से उसे खींचकर अपने बाजू में भींचा और उसके बालों पर माथे पर बोसे दिए। इतनी तकलीफ़ आपके थप्पड़ से नहीं हुई थी जितनी आपकी बेएतबारी ने दी थी। उसके सीने पर सर रखे वो रोते हुए शिकवा कर रही थी। वेरी सॉरी, मुझे लगा मैं तपती धूप में खड़ी हो गई हूँ। आप तो मेरी छाँव हैं, मेरा सबसे कीमती रिश्ता। अगर आप ऐसा करेंगे तो मैं कहाँ जाऊँगी। वो रो रो कर दिल की भड़ास निकाल रही थी और जामिन के लिए उसे समेटना मुश्किल हो रहा था। आइंदा ऐसा नहीं होगा, जामिन के लफ्ज़ पर वो यकीन ले आई थी। फिर एकदम कुछ याद आने पर पीछे हुई। जामिन ने हैरत से उसे देखा था। आपने उस रात जमान के साथ ड्रिल से क्या किया था? हाला प्लीज़ डोंट टॉक अबाउट एनीवन एल्स। जामिन ने उसके बालों में हाथ फेरते हुए कहा था। प्लीज़ बताएं ना, नहीं तो मैं नाराज़ हो जाऊँगी। उसने जामिन को धमकी दी थी। ये फ़र्स्ट और लास्ट टाइम बता रहा हूँ, अदरवाइज़ हम अपने मिशन और अपने प्रोफेशनल लाइफ से मुताल्लिक बातें अपने घर वालों से भी नहीं बताते। वो मिशन पर्सनल भी था और इससे बदला आपने अपने पर्सनल कंसर्न की वजह से ही लिया था। हाँ ये सही है। जब मैंने आपका चेहरा देखा था तो आई कांट टेल यू मुझ पर क्या क़यामत टूटी थी। लिहाजा मैंने उन हाथों में इतने सुराख किए थे कि वो हाथ आइंदा उठने के काबिल न रहें। उफ जामिन, आप कितने खौफनाक हैं। वो हैरत से फटी आंखों से उसकी बात सुनती उससे पीछे सरकी थी। मैं इससे भी दहशतनाक हो जाऊंगा अगर अब आप मुझसे दूर हुई, इसीलिए नहीं बता रहा था। उसने हाला को धमकी दी थी। उसके तो मुझ पर उठने वाले हाथों के साथ तो ये सलूक किया और आपने मुझे पर हाथ उठाया, उसका क्या?
हाला ने उसे जताया था। जामिन ने उसके आगे अपना वही हाथ फैलाया था। आपकी मर्ज़ी, जो सलूक करना चाहें करें, मैं उफ़ तक नहीं करूँगा। अपनी इसी जानलेवा मुस्कुराहट से उसने हाला को देखा था। हाला ने एक नज़र उसकी आंखों में झांका, जहाँ हर तरफ बस वही थी। उसने धीरे से उसके हाथ को थाम कर उस पे अपने लब रखे, फिर अपने गालों को मिस करते हुए बोली थी, ये हाथ तो मेरे निजात दिंदा हैं। जामिन ने मुस्कुराते हुए अपने साथ लगाया, फिर अपनी मोहब्बत की बारिश में भिगोने लगा था। दी एंड। आपको ये नावल कैसा लगा? मुझे तो बहुत अच्छा लगा। आर्मी बेस्ड और सीक्रेट एजेंट वैसे भी मुझे जानर पसंद है। आप लोगों को नावल कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा, और ये केमिस्ट्री आपको कैसी लगी थी। और अगर आपको कोई रिकमेंडेशन हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं नावल प्लस राइटर नेम के साथ। चलिए मिलते हैं किसी और नावल के साथ। और अगर आप यहाँ तक आए हैं तो अब लाइक करना तो बनता ही है, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर दें। चलिए, अल्लाह हाफ़िज़।